हाँ जी, जी नमस्कार। प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आज हम गोचर के बारे में दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। वेदा के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा टफ हो जाता है आप लोगों के लिए। तो जो बेसिकली आप समझे कि गोचर है क्या। देखिए, जो बर्थ चार्ट हमारा है वो भी उस दिन का गोचर है जिस दिन बच्चे का जन्म होता है। लेकिन उसे हम गोचर नहीं बोलते, उसे हम नेटल चार्ट बोलते हैं। यानी हम राशि कुंडली बोलते हैं उसको। क्योंकि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय की जो गोचरी ग्रहों की पोजीशन है, वो जो ईस्टर्न होराइजन पे उदित जो राशि है उसको लग्नवत करने के बाद हम उसमें उसी तरह से राशिगत ग्रहों को पोस्ट करते हैं जो कि उस समय के गोचर की स्थिति है। लेकिन उसे हम गोचर नहीं बोलते। गोचर का मतलब होता है कि प्लैनेट्स का कॉन्टिन्यूसली चलायमान होना। और गोचर किस तरह से हमें जीवन के अंदर मदद करता है, वो एक कैटलिस्ट की तरह से वर्क करता है। यानी कहने का मतलब है, जैसे केमिस्ट्री लैब में कैटलिस्ट जो है किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उसको वो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाता या घटाता है और उसके रिजल्ट्स को निकाल के देता है। उसी तरह से गोचर जो है दशाओं के अधीनस्थ होके दशाओं का एक रिजल्ट निकालने में आसानी देता है। तो जो गोचर है वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में है। यानी जिस समय ग्रहों की जो पोजीशन है वो कॉन्टिन्यूसली अपने ऑर्बिट्स पे चेंज होती है, तो वो कुंडली के कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। उस कुंडली के सेंसिटिव पॉइंट्स के ऊपर से जब वो गुजरता है तब वो दशा के परिणामों को देने में सक्षम होता है। यानी सेंसिटिव पॉइंट्स निकाले जाते हैं चंद्र लगन से। तो इसीलिए जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स थे वो जन्म कुंडली के अलावा एक चंद्र लगन की कुंडली भी बनाते थे और उससे गोचर का अध्ययन किया जाता था। क्लासिकल टेक्स्ट जो है चंद्र लगन के द्वारा गोचर के अध्ययन के बारे में बोलते हैं। लेकिन हमें जो है गोचर को हम लगन से देखना चाहें तो उससे भी देख सकते हैं। क्योंकि जो मॉडर्न राइटर्स हैं उसको लगन कुंडली से भी गोचर का अध्ययन करते हैं। लेकिन गोचर का अध्ययन जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं वो कहते हैं कि गोचर का अध्ययन चंद्र लगन की कुंडली को बना के किया जाता है। यानी चंद्रमा को लग्नवत करके जहां पे भी आपकी कुंडली का चंद्रमा है उसको लग्न की स्थिति पे उसको पोस्ट करके और वहां पे गोचर के प्लैनेट्स को पोस्ट करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गोचर जो है आपको मदद करने वाला है। इसके अलावा जो है दूसरी बात जो है वो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, क्योंकि घटना को अंजाम देने में सक्षम होता है, तो हमें इस बात को भी समझना है कि क्या गोचर ज्यादा पावरफुल है या दशा पावरफुल है। तो इसमें कहा जाता है कि दशा ही काल का कारण बनती है। किसी भी कार्य को कराने में दशा का पूर्ण हाथ होता है। तो दशा जो है वो सर्वोपरि है। उस दशा के अधीनस्थ है गोचर। गोचर उस दशा को सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड दे रहा है। तो जो भी दशा होती है, तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक अच्छी दशा हो और अच्छा ग्रहों का गोचर चल रहा हो, इसमें जो फास्टर मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके गोचर को उतना नहीं देखा जाता जितना कि स्लोअर मूविंग प्लैनेट्स के गोचर को अध्ययन किया जाता है। तो स्लोअर मूविंग प्लैनेट्स में सबसे स्लो मूवमेंट वाला प्लैनेट है शनि, जो कि 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। उसके बाद उसी में डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो फास्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद 18 महीने तक राहु और केतु एक राशि में रहते हैं। उसके बाद गुरु 13 महीने एक राशि में रहते हैं। ये स्लोअर मूविंग प्लैनेट्स कहे जाते हैं, तो इनके गोचर का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद के जो प्लैनेट्स हैं जैसे सूर्य है और शुक्र है, ये 30-30 दिन है। बुध है, 28 से 30 दिन है। तो ये फास्टर मूविंग प्लैनेट्स कहे जाते हैं। और सबसे फास्टर मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा, जो कि एक राशि के अंदर 2.25 दिन रहता है और मंगल एक राशि के अंदर 44 दिन रहता है। तो इसका मतलब है कि मंगल जो है वो सूर्य से स्लोअर है। यानी मंगल के बाद में सूर्य आएगा। मंगल 44 दिन रहते हैं। उसके बाद सूर्य 30 दिन रहते हैं। उसका शुक्र 30 दिन रहते हैं और बुध 28 से 30 दिन एक राशि के अंदर रहते हैं।
यानी कहने का मतलब है कि चंद्रमा सबसे फास्टर मूविंग प्लैनेट। फास्टर मूविंग प्लैनेट्स के गोचर को अध्ययन किया जाता है उसके स्पैन के टाइम को देखते हुए। अगर आपने 2.5 दिन के बारे में कोई घटना को देखना है, तो आपको चंद्रमा के गोचर को देखना है। और अगर आपने जो है 30 दिन के स्पैन को देखना है, तो आपको सूर्य के गोचर को देखना है। और अगर आपने उसी प्रकार से अगर आपने अपने प्लेज़रेबल परस्यूट्स के बारे में देखना है, तो शुक्र के गोचर को आपने देखना है, जो कि 30 दिन का है। और अगर आपने देखना है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है या व्यापार कैसा रहेगा, तो आपने बुध के गोचर को देखना है, जो कि 30 दिन का है। और इसी प्रकार से अगर आपने ये देखना है कि कोई मांगलिक कार्य आपके जीवन में होगा या नहीं होगा, तो 13 माह के गुरु का गोचर देखा जाता है। तो ऐसे पूजा पाठ, होम हवन, तीर्थ यात्राएं, इसके अलावा घर के अंदर में किसी का विवाह होना या संतान की प्राप्ति होना, इन सब के लिए गुरु का गोचर देखा जाता है, जो कि 13 माह एक राशि में रहते हैं। उसके अलावा जीवन के अंदर 2.5 साल तक आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं होंगी, इनको देखने के लिए आपको शनि का गोचर देखना होता है। ये तो रही गोचर की मेन बात। अब गोचर के कुछ ऐसे नियम हैं, जिन नियमों को हमें समझना होता है। गोचर के अंदर क्या चीज़ प्रभावशील होती है? एक तो चंद्र लगन से गोचर करता हुआ जो ग्रह है, वो कुछ भावों में आकर वो सेंसिटिव पॉइंट्स उसके होते हैं, जिनमें कि वो बहुत अच्छे परिणाम देता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे सूर्य जिस समय गोचर करता है, तो चंद्रमा जो लग्नवत आपने चंद्रमा करके कुंडली बनाई है, उस चंद्रमा से काउंटेड जब सूर्य का गोचर 3rd, 6th, 10th और 11th भाव से होता है, तो उस समय सूर्य का अच्छा फल दिखाई पड़ता है। इन्हें उच्च भाव बोलते हैं या हाउसेस ऑफ ग्रोथ। तो सूर्य का जो गोचर है वो 3, 6, 10, 11 का गोचर अच्छा माना जाता है, काउंटेड फ्रॉम योर नेटल मून। नेटल मून की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, वहां से आप काउंट करेंगे। जिस समय सूर्य जो है वहां से 3rd में आएगा या 6ठे में आएगा या 10th में आएगा या एकादश में आएगा, तो उस समय उसके अच्छे फल होंगे। चंद्रमा का जो गोचर होता है वो उपचय भावों के अलावा 1st हाउस एंड 7th हाउस ऐड हो जाते हैं। तो चंद्रमा का जो अच्छा गोचर है वो उपचय भाव या हाउसेस ऑफ ग्रोथ 3, 6, 10th, 11 और 1st एंड 7th, इन भावों से जब चंद्रमा का गोचर होता है, तो वो गोचर अच्छा होता है। मंगल, शनि और राहु का एक ही गोचर है, यानी 3, 6, 11 का जो गोचर होता है नेटल मून से, जहां पे आपका राशि का चंद्रमा बैठा है, वहां से जब 3rd में, 6th में और 11th हाउस में मंगल, शनि और राहु गोचर करते हैं, तो उसके शुभ परिणाम मिलते हैं। बुध का जो गोचर है वो इवन साइंस का गोचर अच्छा होता है। यानी कि इवन साइंस हमारे कौन कौन से हैं? नेटल चंद्रमा से, यानी कि राशिगत चंद्रमा से दूसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 10वें भाव और 12वें को यहाँ परिवर्तित करके 11th हाउस कर दिया गया। तो आपको ये समझना है कि इवन हाउसेस में 12th हाउस आता है, लेकिन 12th हाउस का गोचर बुध का अच्छा नहीं है। बुध का अच्छा गोचर होता है 11th हाउस, काउंटेड फ्रॉम द नेटल मून, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 11 इन भावों से जिस समय बुध गोचर करते हैं, आपके नेटल चंद्रमा से काउंट होते हुए, यानी आपकी राशिगत चंद्रमा की स्थिति से काउंट किए जाते हैं, उस समय उनका गोचर अच्छा माना जाता है। गुरु का जो गोचर है वो 5 गोचर अच्छे होते हैं, यानी गुरु जब दूसरे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव से गोचर करते हैं, आपके राशिगत चंद्रमा से काउंट होते हुए जिस समय वो 2nd हाउस से गोचर करते हैं, 5th हाउस से गोचर करते हैं, 7th हाउस से गोचर करते हैं, 9th हाउस से गोचर करते हैं और 11th हाउस से गोचर करते हैं, तो उस समय गुरु का गोचर अच्छे परिणाम आपको देता है। शुक्र का जो गोचर है वो सिर्फ 3 गोचर खराब होते हैं, छठे भाव का गोचर, 7वें भाव का गोचर और 10वें भाव का गोचर। बाकी सभी हाउसेस से शुक्र का गोचर अच्छे परिणाम देता है। यानी 12 हाउसेस में से 3 हाउसेस हटा दिए अगर आपने, छठा, 7वां और 10वां भाव, तो बचे कौन कौन से? पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, छठा और 7वां हट गया, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां हट गया, 11वां भाव।
यानी जो शुक्र का जो गोचर है, अच्छे गोचर के परिणाम आपको फर्स्ट हाउस से, सेकंड हाउस से। फर्स्ट हाउस का मतलब जहां आपके नीटल चंद्रमा बैठे हैं, जहां आपके राशिगत चंद्रमा बैठे हैं, उसी भाव से जब वो गोचर कर रहा है तो उसके अच्छे परिणाम होंगे। उसके दूसरे भाव से अच्छे परिणाम होंगे, तीसरे भाव से अच्छे परिणाम होंगे, चौथे भाव से अच्छे परिणाम होंगे, पांचवें भाव से अच्छे परिणाम होंगे, आठवें भाव से अच्छे परिणाम होंगे, नवें भाव से अच्छे परिणाम होंगे, छठे सातवें और दसवें को छोड़ दिया जाता है तो 11वें भाव से अच्छे परिणाम होंगे, फिर 12वें भाव से अच्छे परिणाम होंगे। तो ये, और मैं आपको मंगल, शनि और राहु का बता चुका हूँ। अब गोचर के कुछ और नियम है। हाँ, नियम बोलो। सर चंद्र कुंडली जैसे मकर के और सेम उसी में ही सूर्य चंद्रमा एक साथ ही बैठे हैं तब। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा जहां भी बैठे हैं उसको लग्नवत किया जाता है। बट सर सूर्य जैसे आपने बोला ना 3 6 11 में हो तो शुभ होते हैं। नहीं तो वो तो गोचर की बात हो रही है ना, गोचरी सूर्य की बात हो रही है, वो नेटल सूर्य की बात नहीं हो रही है। वो ये बात नहीं हो रही है कि नेटल सूर्य कहाँ बैठा है। पता चलेगा वो तो चंद्र कुंडली में ही तुम्हें देखा पहले था। तो तुमको ये समझ में आया कि नेटल और गोचर में क्या फर्क है। जो तुम अपनी कुंडली का बता रही हो कि सूर्य चंद्रमा और शनि साथ बैठे हैं, तो ये गोचरी बैठे हैं या नेटल बैठे सर ये तो चंद्र कुंडली के हिसाब से बता रही हूँ मैं। हैं? हाँ, तो नेटल हुए ये। नेटल का मतलब जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा के साथ में सूर्य और शनि बैठे हुए थे। चंद्रमा के साथ में सूर्य और शनि उस समय बैठे हुए थे, तो ये नेटल हो। नेटल का मतलब हो गया ये जन्म कुंडली के सूर्य और शनि है जो चंद्रमा के साथ बैठे हैं। अब इनको जो है, इस कुंडली को बना के, चंद्र कुंडली को बनाने के बाद इस पे लाल रंग से आज का गोचर इसमें पोस्ट करो। आज का गोचर जो है वो कुंडली से निकल जाता है। जो पाराशर लाइट का सॉफ्टवेयर है उसमें आज के गोचर का डालोगे, टुडेस ट्रांजिट, और उसको अगर नीचे आज की डेट में और आज के टाइम में डालोगे तो ग्रहों की स्थितियां पता चल जाएंगी। तो वो आज का गोचर होगा। जो आज का गोचर होगा उसे लाल रंग की पेन से उसमें पोस्ट करो, चंद्र कुंडली में सर। चंद्र कुंडली में। जो चंद्र कुंडली तुमने बनाई है, जो चंद्रमा की कुंडली बनाई है, वो चंद्रमा की जो कुंडली बनी है वो ब्लू पेन से लिख लो और उसमें रेड पेन से आज का गोचर लिखो। तुम्हें आज का गोचर समझ में आ रहा है कि किस तरह से बनेगा? सर आप एक बार करके दिखा देंगे अपने सॉफ्टवेयर में। ये दिखाई पड़ रहा है? अगर आज का गोचर बनाना है तो यहाँ पे लिखो, न्यू एक हॉरोस्कोप बनाओ। ये मैं लिख रहा हूँ आज का गोचर। उसके बाद तुमने कुछ नहीं करना, टैब दबाते जाना है। आज के गोचर में 3 नवंबर 2022, 19:58 हो रहे हैं इस समय, इंडिया, हरियाणा, गुड़गांव। तुम जहां पे भी हो वहां का डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हो। और उसके बाद इसको जो है फिर टैब दबाओगे तो गुड़गांव आ जाएगा। तो ओके कर दो। ये आज का गोचर आ गया। ये आज का गोचर है। यानी कि आज के गोचर में मंगल 3 नंबर की राशि में है, मिथुन में। अब जो तुमने अपनी कुंडली बनाई है उसकी चंद्र लगन की, उसमें एक रेड पेन उठाओ। रेड पेन है तुम्हारे पास? ले आओ, ले आओ, मैं वेट करूंगा। हाँ, अब ये मिथुन राशि पे मंगल लिख दो। जहां पे भी मिथुन राशि पड़ रही है वहां लिखो मंगल, और मंगल के आगे रेट्रोगेट लिख देना, आर। जहां पे भी तुला राशि पड़ रही है, तुला राशि पे लिखो सूर्य बुध केतु शुक्र। जहां पे मकर राशि पड़ रही है वहां लिखो शनि। जहां पे कुंभ राशि पड़ रही है वहां पे लिखो चंद्रमा। कुंभ राशि मतलब 11 नंबर की राशि जहां पड़ रही है वहां लिखो चंद्रमा। और जहां पे पाइसेस राशि या मीन राशि पड़ रही है वहां लिखो गुरु रेट्रोगेट, यानी वक्री गुरु। गुरु के आगे जो है आर लिख दो, यानी रेट्रोगेट है। और जहां पे मेष राशि पड़ रही है वहां लिखो राहु। राहु और केतु एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। तुम्हारा चंद्रमा जो है, नेटल चंद्रमा तुम्हारा किस जगह पे है, किस राशि में है? अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट कर लो। सर चंद्र कुंडली जो है उसका लगन मकर है तो उसमें ही चंद्रमा है। ठीक, चंद्रमा कैसे हो सकता है? शनि होगा। तुमको अभी तो बताया कि चंद्रमा जो है कुंभ में है। चंद्रमा तो दूसरे दूसरे भाव में आएगा ना, कुंभ राशि में।
अच्छा, अच्छा, गोचर, अच्छा। गोचर का। सर कुंभ में है। कुंभ में इस समय गोचरी चंद्रमा है। और जो नेटल जो तुम्हारी कुंडली है मकर की, उसमें शनि चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं। शनि उसमें उसमें सर सूर्य चंद्रमा बैठे हैं। तो तुमने तो पहले बोला था शनि भी बैठे हुए हैं। सर नहीं, शनि तो गोचर ही है ना, आपने डलवाया अभी। तो पहले ये बताओ, तुम्हारे जो ब्लू पेन से लिखा है उसमें शनि कहाँ बैठे हैं? सर उसमें शनि बैठे हैं वैसे तो 11वें भाव में और वृश्चिक कुंडली में। राशि बोलो। सर वृश्चिक। वृश्चिक में। तो ठीक है, वृश्चिक में बैठे हुए हैं। तो यानी कि शनि जो है वृश्चिक में पोस्ट हो जाएंगे ब्लू से। लेकिन अब जो शनि है वो मकर में है। तो ये शनि की स्थिति क्या हुई? त्रि एकादश। यानी यहाँ पे ब्लू पेन से लिखे हैं और यहाँ रेड पेन से लिखे हैं। तो इनकी काउंटिंग क्या हुई? 3/11। 3/11 शनि का होना अच्छा माना जाता है। तो 3/11 कैसे? यहाँ से काउंट करो। यहाँ 8 नंबर से 10 नंबर तक। ये शनि से शनि काउंट कर रहे हो ना। रेड पेन से लिखे हुए, ब्लू पेन से तुम्हारे शनि लिखे हैं वृश्चिक में, और रेड तो पेन से सर लिखे हैं मकर में। सर ये कैसे जाना है? मेरा तो 8वां इधर है ना दूसरी तरफ, तो मैं 10वें से उससे क्या काउंट फर्क करूँ? पड़ता है? कहीं से भी काउंट करोगे नंबर तो वही आएगा। 8 नंबर से 10 नंबर को काउंट करेंगे तो करोगे तो 3 आएगा। 8 यहाँ से वो काउंट करोगे 10 को, तो भी 3 आएगा। 3 आ आठ गया। नौ 10, 3 आया। यहाँ से काउंट करोगे तो भी 3 आएगा। 3 आ काउंटिंग गया। थोड़ा बदल जाएगी। हाँ जी। 8 नंबर में बैठे हैं ब्लू पेन से शनि, और रेड पेन से मकर में बैठे हैं। यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3, हाँ, 3 आ 3 आ गए। गया। अपना को म्यूट कर लो, तुम्हारे उसमें ऑडियो में प्रॉब्लम है, ऑडियो में बहुत शोर आ रहा है। अब आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से किया जाता है गोचर को। मतलब गोचर को देखने का जो तरीका होता है वो होता है कि चंद्र लगन की जो कुंडली बनती है वो ब्लू पेन से बनाई जाती है, और उसमें रेड पेन से उसमें गोचर पोस्ट कर दिया जाता है। पहले कुंडली को पोस्ट कर लिया जाता है ब्लू पेन से, चंद्र लगन की कुंडली बना के। उसके ऊपर फिर जो है राशिगत स्थिति के अनुसार रेड पेन से कुंडली को। नेहा बार बार अनम्यूट मत करो भाई, बहुत तुम्हारे उसमें शोर आ रहा है। मुझे पूछना है एक चीज। हाँ सर बोलो। आज का बताया है, ये आज का गोचर है, तो ये आपने आज के उसमें सही बताया ना कि शनि आज के उसमें अच्छा है। हाँ तो 2.5 साल रहता है ना, तो 2.5 साल। ये शनि जो है ये 24 जनवरी 2020 में आया था। तो 24 जनवरी 2020 से अच्छा है। शनि तो 2.5 साल रहता है ना एक राशि में। सर तो ये आपको कैसे पता 24 जनवरी 2020 को आया था मेरी इसमें? ये हमेशा गोचर हम देखते रहते हैं। गोचर हमेशा देखा जाता है। ये तो पूरा यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जो गोचरी स्थिति होती है ग्रह की वो तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है। वो तो 24 जनवरी 2020 में आए थे मकर में। वो तो सबकी कुंडली में वहीं पे आए हैं। गोचरी प्लैनेट, गोचरी शनि। तो सर 2.5 साल तो फिर हो गए। अब अगले साल जो है ये कुंभ में आ जाएंगे। अगले साल 23 जनवरी को 2023 में, तब ये कुंभ में आ जाएंगे। तुम्हारे हस्बैंड तो जानते हैं थोड़ा बहुत टेक्निकल, तो उनको दिखाओ अपना ये कंप्यूटर। तुम्हारा ऑडियो सिस्टम खराब है, सर बहुत फोन शोर पे। कर रहा है। सर फोन। हाँ तो ये दिखाओ ना, ये इसमें इसका तुम्हारा ऑडियो खराब है, बहुत शोर करता है। खराब नहीं, अब ये नया ही लेना पड़ेगा, अब इतना खराब हो चुका है। नहीं तो इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना। अच्छा देखिए कहने का मतलब है कि जो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो शुभ गोचर होते हैं, इसके अलावा कुछ इसमें नियम होते हैं। वेद वाला जो है वो हम नहीं करेंगे। उसका एक कारण है कि वेदा जो है वो एक एडवांस लेवल का सिस्टम है, जिसको देखने की आवश्यकता जो है, जो रिसर्चर्स होते हैं वो वेद को देखते हैं, या जो शिक्षक होते हैं उनको वेद की जानकारी होनी चाहिए। इसके ऊपर कल हमने काफी एक्सटेंसिव क्लास ले ली थी। तो ठीक है, आप लोगों को नॉलेज हो गई तो अच्छी बात है, क्योंकि जो विद्या अध्ययन है या नॉलेज है, वो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, और वो हमेशा आप लोगों के काम आती है। तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि इसका वेद यहाँ से मिलता है।
लेकिन अब हम वेद की बात नहीं करेंगे, हम गोचर को बड़ा सिंप्लीफाई लेके चलेंगे। अब हमें ये समझना है कि गोचर और किस तरह से हमें इफेक्ट करता है। इसी में वेदा में मैंने बताया था कि सूर्य और शनि और चंद्र और बुध, ये एक दूसरे के चूंकि पिता पुत्र हैं, तो ये वेद में एक दूसरे को वेद नहीं देते। तो खैर वेदा की अब बात ही खत्म हो गई है। दूसरा एक और बात जो मैंने बताई थी कि भाई जहां से उसको वेद मिल रहा है, उस जगह पे अगर वही ग्रह गोचरी ग्रह आ जाता है तो वो खराब परिणाम देता है। तो ये बात भी अब उसी के साथ थी, वेदा के साथ। अब वेद वाली बात तो खत्म हो गई। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जिन भावों से इसका रिजल्ट आता है अच्छा, तो क्या रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब है कि जो सूर्य का जो अच्छा गोचर है वो तीसरे छठे 10वें 11वें का है। थर्ड हाउस से जिस समय सूर्य गोचर करते हैं नेटल चंद्रमा से, तो उस समय व्यक्ति और उसके परिवार में स्वास्थ्य की स्थितियों को अच्छा करते हैं और वेल्थ की स्थितियों को अच्छा करते हैं। जिस समय वो छठे भाव से गोचर करते हैं नेटल चंद्रमा से, उस समय वो शत्रुओं पे विजय प्राप्ति कराते हैं। यानी अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस कोर्ट केस में आदमी जीत जाता है। इसी तरीके से अगर उसका कॉम्पिटिशन में वो अपीयर कर रहा है, तो जो कॉम्पिटिटर्स राइवल्स होते हैं वो भी आपके एनिमीज होते हैं, उन पे विजय प्राप्त करा के वो कंपटीशन में सक्सेस देता है। 10वें भाव से जब वो गोचर करता है नेटल चंद्रमा से काउंट होते हुए, तो इसका मतलब है कि जो 10th हाउस से जब भी वो गोचर करेगा तो व्यक्ति के जो रोजगार होता है उसके अंदर उन्नति की स्थिति आती है। उसका रोजगार उन्नतिशील बनता है और वो जो भी काम कर रहा होता है उस काम में उसे सफलता मिलती है। इस समय वो 11वें भाव से गोचर करता है नेटल चंद्रमा से सूर्य, तो उस समय व्यक्ति के स्टेटस को बढ़ाता है, यानी उसको प्रमोशंस मिलते हैं और उसके व्यापार में वृद्धि देता है। अब चंद्रमा के गोचर में पहला और 7वां भाव उसमें जुड़ गया है। तो प्रथम भाव से जिस समय चंद्रमा गोचर करता है, यानी चंद्रमा उसी जगह से गोचर करता है जहां पे आपका नेटल चंद्रमा है, यानी आपकी राशि कुंडली का चंद्रमा है। उसके ऊपर से जब चंद्रमा गोचर करता है तो व्यक्ति को ऑलराउंड फॉर्चुनेट होने का या लकी होने का या भाग्यशाली होने का योग बनता है, यानी उसको जो है गुड फॉर्च्यून की प्राप्ति होती है। तो जीवन के अंदर हर अच्छी चीज प्राप्त होने लगती है। जिस समय वो 7th हाउस से गोचर करता है तो व्यक्ति को अपने घर के अंदर काफी कंफर्ट्स वाली चीजें मिलती हैं। यानी कहने का मतलब वो घर के अंदर काम कराता है, रेनोवेशन कराता है, नए नए जो है गैजेट्स लेता है, मैट्रेस लेता है, नया फर्नीचर लेता है, नया पॉलिस्ट्री लेता है, पर्दे वर्दे नए लेता है, दूसरी चीजें नए लेता है। पत्नी के साथ में उसके संबंध अच्छे होते हैं। पत्नी और पति के बीच में संबंधों को अच्छा करता है। इसके बाद वो सूर्य के जो गोचर है 3 6 10 11, वो भी गोचर चंद्रमा के अच्छे होते हैं उच्च भाव के। 3 6 10 11 को उच्च भाव कहते हैं, यानी कि हाउसेस ऑफ ग्रोथ। तो जब वो थर्ड हाउस से जिस समय चंद्रमा गोचर करता है तो व्यक्ति अपने दुश्मनों को परास्त करता है। अगर वो स्पोर्ट्समैन होता है तो स्पोर्ट्स में उसको मेडल मिलते हैं। अगर वो कंपटीशन में तैयारी कर रहा होता है तो कंपटीशन में वो अच्छा कर रहा होता है। जब वो छठे भाव से चंद्रमा गोचर करता है तो व्यक्ति को जो है इलनेसेस से फ्रीडम मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह के रोगों से निरोगी होने का बनता है। वो रोगों पर विजय प्राप्त करता है। थर्ड थर्ड में गुरुजी क्या बताया था, थर्ड हाउस में गोचर करे तो? तो उसको विक्ट्री मिलती है, यानी वो अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है। अगर वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो कॉम्पिटिशन में वो जीत जाएगा। ये तो सिक्स्थ का नहीं है कंपटीशन, मतलब एक दूसरे से करना, नहीं, मैंने रोग आपको ऋण से। कल भी यही लिखाया था, कल भी आप देखिए कल क्या लिखा था आपने। हाउसेस तो गुरुजी, हाउसेस तो यही थे, 3 6 10 11 और 1 7। नहीं, वो बताइए कि थर्ड हाउस में क्या फल लिखाया था आपको, फलित लिखाया था। नीचे नीचे होगा, आप तो हर चीज नोट करते हैं, लिखा होगा आपने। चंद्रमा 3 6 10 11 और 1 7 के अंदर है, शुभ होते हैं थर्ड में हो तो। थर्ड का भेद 9th हाउस करता है, फिफ्थ का भेद जो है ना। नहीं नहीं, वो ये तो वेदा की बात हो गई, वेदा वाला खत्म कर दीजिए।
वेदा के नीचे आइए, जहां परिणाम लिखाए थे सबसे नीचे होंगे परिणाम। ये नहीं लिख सका मैं, रह गया गुरु। कमाल हो गया, आप तो हर चीज नोट डाउन करते हैं। नहीं सारा नहीं रह जाता है ना। कोई बात नहीं, अब आप लिख लीजिए। थर्ड हाउस एक्चुअली पुरुषार्थ का है, चंद्रमा मन का कारक है। तो पुरुषार्थ से वो मेहनत करा के आदमी को सफल कराता है। यानी अगर वो स्पोर्ट्समैन होगा तो स्पोर्ट्स में सफल होगा, अगर वो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा होगा तो कॉम्पिटिशन्स में सफल होगा। यानी उसको सफलता मिलती है, विक्ट्री मिलती है। चंद्रमा जिस समय थर्ड हाउस से गोचर करता है तो आदमी विजित होता है, अब पुरुषार्थ से सफलता मिलेगी। सफलता मिलती है। जब वो छठे हाउस में होता है तो उसको निरोगी काया का बनता है, यानी कि उसको अच्छे स्वास्थ्य का बनता है। चंद्रमा जिस समय दसम भाव से होता है तो उसके व्यापार में वृद्धि होती है और उसका जॉब में उसको तरक्की होती है। यानी वो जो भी काम कर रहा होता है लाइवलीहुड में, उस काम के अंदर उसको सफलता मिलती है। चंद्रमा जिस समय 11th हाउस से गोचर करता है तो आदमी को लाभ की प्राप्ति होती है और उस लाभ से उसे बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। यानी उसे गेन भी मिलता है, उसे हैप्पीनेस भी मिलती है। उसको लाभ की स्थितियों में प्राप्ति होती है और उस लाभ के प्राप्ति होने की वजह से उसको हैप्पीनेस मिलती है। मंगल का गोचर मैंने बताया था कि शुभ गोचर मंगल का है, तीसरे छठे 11वें का। जब थर्ड हाउस में मंगल गोचर करते हैं तो आदमी अपने शत्रुओं को पराजित करता है, क्योंकि थर्ड हाउस भी हमारा एग्रेशन का पुरुषार्थ का है और थर्ड हाउस भी कंपटीशन का है। सिक्स्थ हाउस कॉम्पिटिटिव विजय का है। तो थर्ड हाउस से गोचर करता हुआ जो मंगल होता है वो भी आदमी को विजित कराता है। यानी ऐसा आदमी विजय प्राप्त करता है अपने शत्रुओं के ऊपर। और अगर वो स्पोर्ट्समैन होता है तो स्पोर्ट्स में अच्छा करता है, अगर वो कंपटीशन में होता है तो कॉम्पिटिटर्स को परास्त करता है। छठे हाउस में जब वो होता है तो वो रोगों पे विजय प्राप्त करता है और शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है। जिस समय मंगल छठे भाव से गोचर करता है तो वो रोगों से निजात पाता है, यानी रोगों पे विजय प्राप्त करता है, निरोगी काया का बनता है और अपने शत्रुओं को पराजित करता है। जिस समय वो 11th हाउस से गुजर करता है मंगल, उस समय व्यक्ति को और उसके परिवार को अच्छे स्वास्थ्य का और अच्छे धन दान और समृद्धि का योग बनता है। यानी उसे जो हैप्पीनेस मिलती है वो अपने गेन्स की वजह से मिलती है और उसे हेल्थ और वेल्थ के द्वारा उसको भरपूर सफलता मिलती है। अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे धन समृद्धि के द्वारा उसे सफलता मिलती है। इसके बाद बुध का जो मैंने गोचर बताया था वो इवन हाउसेस का था। तो बुध जिस समय सेकंड हाउस से गोचर करता है उस समय आदमी को धन समृद्धि मिलती है, उसे वेल्थ मिलती है। बुध व्यापार के ग्रह हैं और मल्टीटास्किंग के ग्रह हैं। तो बुध जिस समय नेटल चंद्रमा से दूसरे भाव से गोचर करते हैं तो व्यक्ति को काफी धन धान्य की प्राप्ति होती है। जिस समय चौथे हाउस से बुध का गोचर होता है उसमें व्यक्ति को मल्टीपल तरीके से गेन्स का योग बनता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को एसेट्स वगैरह बनाने का योग बनता है। एसेट्स, ऐसा व्यक्ति एसेट्स बनाता है और प्रॉपर्टीज खरीदता है, मल्टीपल गेन्स उसको होते हैं, मल्टीपल तरीके से वो कमाने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट इवन हाउस होता है छठा। जिस समय मरकरी छठे हाउस से गेन से गोचर करता है नेटल चंद्रमा से, जहाँ राशिगत चंद्रमा है वहां से काउंट होता है, तो वो आदमी अपने जितने भी उसके विरोध करने वाले लोग होते हैं उन पे वो डोमिनेट करता है, विरोधियों के ऊपर वो विजय प्राप्त करता है। जब बुध जो है अष्टम भाव से गोचर करता है नेटल चंद्रमा से तो उस समय उसको धन की प्राप्ति होती है, लेकिन उसकी हेल्थ खराब होती है। अष्टम भाव से गोचर करने में बुध के हेल्थ तो उसकी खराब होती है, लेकिन उसको धन समृद्धि मिलती है, यानी उसको वेल्थ प्राप्त होती है। जिस समय वो बुध दसम भाव से गोचर करता है तो ऐसे व्यक्ति का रोजगार में वृद्धि होती है
और रोजगार की वृद्धि की वजह से उसको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती है। बुध जिस समय 11th हाउस से गोचर करता है नेटल चंद्रमा से, तो उसको कई तरीकों से कमाई का योग बनता है, उसको मल्टीपल गेन्स का योग बनता है, मतलब मल्टीपल तरीके से वो गेन करता है। इसके बाद गुरु का गोचर है, गुरु का सेकंड हाउस का गोचर अच्छा माना जाता है। गुरु जिस समय नेटल चंद्रमा से, आपके राशिगत चंद्रमा से द्वितीय भाव से गोचर करते हैं गुरु, उस समय व्यक्ति को वेल्थ की प्राप्ति होती है, धन धान्य की समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरु जिस समय पंचम भाव से गोचर करते हैं, तो अगर उस व्यक्ति को अगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उसको उस समय पे संतान की प्राप्ति होती है। अगर उसके पास संतान है, तो संतान की तरक्की के चलते उसको हैप्पीनेस मिलती है, यानी उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है। गुरु जिस समय सप्तम भाव से गोचर करते हैं, नेटल चंद्रमा से जब वो सप्तम भाव से गोचर करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का संबंध अपनी पत्नी, बच्चों के साथ में अच्छा हो जाता है। उसको, यानी कि पत्नी और बच्चों से उसे लाभ की स्थितियां मिलती हैं, और वो कोई मांगलिक जर्नी पे जाता है, जैसे वो घूमने फिरने जाता है या वो तीर्थ यात्राओं पे जाता है, तो कहीं घूमने फिरने का योग बनता है। ऑस्पिशियस जर्नी, बिजनेस से रिलेटेड जर्नीज का योग बनता है। गुरु जिस समय 9th हाउस से गोचर करते हैं नेटल चंद्रमा से, राशिगत चंद्रमा से, उस समय आदमी होम हवन करता है, पूजा पाठ करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, धार्मिक यात्राएं करता है, और उसे कई स्थितियों में उसको गेन की प्राप्ति होती है। यानी 9th हाउस से जिस समय गोचर करेगा गुरु, उस समय आदमी होम हवन करेगा, हवन वगैरह करेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, धार्मिक अनुष्ठान करेगा, और वो नोबल कार्य कार्य करता है, यानी कि अच्छे कार्य करता है, जैसे पियाऊ लगा दे, कहीं धर्मशाला बना दे, कहीं लोगों को खाना बांट दे, कहीं भोजन कराए, कहीं ब्राह्मणों का आदर करे, इस तरह से, या कभी वो भागवत का पाठ करा दे, या सुंदरकांड करा दे, या माता की चौकी रखवा दे, उसको गेन भी उसको कई स्थितियों से होने लगते हैं। गुरु का उसके बाद जो अच्छा गोचर है वो 11th हाउस का है। जब जिस समय गुरु 11th हाउस से गोचर करते हैं, तो ऐसे आदमी का जो भी फंसा हुआ पैसा होता है वो निकल जाता है, और उसे जो है धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, और उसका प्रमोशन हो जाता है, तो समाज के अंदर उसका स्टेटस बढ़ जाता है। गुरु का जब 11th हाउस का गोचर होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उस समय उसका जो भी फंसा हुआ पैसा होता है वो निकल जाता है, उसको धन की समृद्धि की प्राप्ति होती है, उसको अपने व्यापार के अंदर प्रमोशन होता है, यानी अगर उसके पास एक दुकान है तो एक दुकान और खोल लेगा, अगर वो किसी पोजीशन पे है तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, और उसका राज समाज के अंदर उसका स्टेटस बढ़ जाता है। शुक्र का मैंने बताया कि जो गोचर अच्छा गोचर होता है वो प्रथम भाव का गोचर होता है। सिर्फ 3 गोचर शुक्र के खराब हैं, छठे, 7वें और 10वें भाव का। बाकी सभी भावों का शुक्र का गोचर अच्छा है। तो शुक्र जिस समय नेटल चंद्रमा, राशिगत चंद्रमा के ऊपर से जिस समय शुक्र निकलते हैं, तो उस समय व्यक्ति को फिजिकल प्लेजर मिलते हैं। तो फिजिकल प्लेजर का मतलब है जैसे सूट खरीद लिया, नए ड्रेसेस खरीद लिए, ऑर्नामेंट्स खरीद लिए, अपने ऊपर खर्च कर दिया, बाहर रेस्टोरेंट्स में चले गए, कहीं मूवीज में देखने चले गए। इसी प्रकार से कोई ना कोई जो है तरीका इस तरीके से बनता है, जिससे उसका प्लेजर का जो स्थिति है वो अच्छी हो जाती है। क्या हाल है प्रदीप साहब? ऑफिस में देर हो गई थी यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, उसके बाद जो शुक्र का जो दूसरा दूसरे भाव का गोचर है वो भी अच्छा होता है। तो सेकेंड हाउस से जिस समय शुक्र गोचर करता है, तो उसको धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, यानी उसको धन धान्य की प्राप्ति होती है। शुक्र जिस समय तृतीय भाव से गोचर करते हैं, तो उस समय व्यक्ति को कई सोर्सेस से इनकम आती है, यानी उसे वेरियस तरीके से उसको गेन्स होते हैं। जैसे अगर उसका मकान है तो मकान किराए पे उठ जाएगा,
उसकी कोई प्रॉपर्टी बिकनी है तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी, उसको प्रॉफिट आ जाएगा, उसको अपने जॉब में इंक्रीमेंट मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी कि उसको मल्टीपल गेन्स दिलाएगी। शुक्र के तीसरे गोचर में शुक्र का जब चौथा गोचर होता है तो वो भी शुभ गोचर माना जाता है। चौथे गोचर में उसको अच्छे मित्रों का योग बनता है, उसको अच्छे मित्र प्राप्त होते हैं, उसको नया व्हीकल खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है। शुक्र का जब पंचम भाव का गोचर होता है तो उसमें व्यक्ति को संतान प्राप्ति होती है और संतान से सुख मिलता है। अगर ऑलरेडी उसके पास संतान है तो शुक्र का जब पंचम भाव का गोचर होगा तो संतान अपनी स्टडीज में अच्छा करेगी तो उसको उससे प्रसन्नता मिलती है। शुक्र का जो अष्टम भाव का गोचर होता है उसमें व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होती है और उसकी वेल्थ अच्छी होती है, यानी उसको वेल्थ की प्राप्ति होती है, उसको धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शुक्र का जो 9th हाउस का गोचर होता है उसमें आदमी को वेरियस तरीके से कमाई का योग बनता है। अगर वो एक बिजनेस में है तो उस बिजनेस के अलावा वो गुरुजी दूसरे एट्थ का क्या बोला था? 6, 7 और 10 तो खराब है शुक्र के। एट्थ का क्या बोला? एट्थ का मैंने बोला था कि उसको अच्छे स्वास्थ्य का योग बनता है और उसको धन धान्य की प्राप्ति का योग बनता है। उसको अच्छे स्वास्थ्य का योग बनता है और उसको धन समृद्धि को मिलने का योग बनता है। जब शुक्र नवम भाव से गोचर करते हैं तो उस समय उस आदमी को काफी जिंदगी के अंदर कंफर्ट देने वाली चीजें मिलती हैं। यानी कहने का मतलब है कि घर के अंदर या कोई वो व्हीकल खरीद ले, घर के अंदर वो नया पलंग खरीद ले, घर के अंदर नया टीवी ले ले, नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लें, उसको कोई ना कोई कंफर्ट देने वाली चीजें मिलती हैं। 11th हाउस का जो गोचर होता है शुक्र का उसमें आदमी को धन धान्य समृद्धि का गेन होता है, यानी उसको काफी धन और समृद्धि मिलने का गेन का योग बनता है। जिस समय शुक्र 12वें भाव से गोचर करते हैं तो उस समय आदमी अपनी प्रॉपर्टीज को कंसोलिडेट करता है और उसको इधर उधर जो फैली हुई चीजें होती हैं उनको समेट कर वो एक्विजिशन ऑफ वेल्थ करता है, यानी उस पैसे को वो ऐसा इन्वेस्ट करता है कि उसको वेल्थ की प्राप्ति होती है। यानी कहने का मतलब इधर उधर चितरा हुआ जो पैसा होता है उन सबको एक जगह करता है और एक जगह करके वो उस पैसे को ऐसा इन्वेस्ट करता है कि उसको गेन अच्छा गेन होता है। शनि के जो है 3 गोचर अच्छे होते हैं, तीसरा, छठा और 11वां। जब शनि का तीसरे भाव का गोचर होता है तो आदमी का स्टेटस बढ़ता है समाज के अंदर, यानी उसको स्टेटस की प्राप्ति होती है, राज समाज के अंदर उसका ओहदा बढ़ता है। शनि का जब छठे भाव का गोचर होता है उसमें वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, यानी वो कंपटीशन अगर दे रहा है तो कॉम्पिटिशन में वो अपने शत्रुओं को हराता है और विजयी होता है। अगर उसका कोई कोर्ट केस चल रहा होता है तो उसमें वो अपने ओपोनेंट्स को हराता है। अगर कोई प्रमोशन की बात चल रही है तो अपने राइवल्स कॉम्पिटिटर्स को हराता है, तो उसको अच्छी प्राप्ति होती है। सर ये कल तो लिखा है, सब ये बता चुके हैं। हाँ, मैं दोबारा आज करा रहा हूँ गोचर, इसमें हमने वेदा को ड्रॉप कर दिया। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने देखा वो दोबारा सा जी हाँ जी, ये सब दोबारा इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि गोचर पे एक तो कमेंट लोगों के नहीं आए और जिनके कमेंट आए उन्होंने कहा कि ये बड़ा टफ है, तो हमने इसमें वेद को ड्रॉप कर दिया। गुरुजी हमने ड्रॉप करने के लिए नहीं कहा था, ये तो मतलब हमें टफ लगा, ये हमने बताया था सच्चाई। ड्रॉप करने के लिए तो नहीं, क्योंकि ये ऐसे तो है नहीं एक्चुअली में, ये कोई इफेक्ट नहीं डालता जीवन में, इफेक्ट तो डालेगी मेदा हाँ, इसको तो उतना रुकावट करे। उतना वेदा आपको पढ़ा दिया गया है, कल नोट्स में भी आपको मिल जाएगा वेदा। तो अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है तो वेद को देख सकता है, लेकिन अगर कोई आम स्टूडेंट है तो वेदा को ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इवन बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी जो हैं वो भी वेद को नहीं देखते।
सिर्फ रिसर्च करने वाले देखते हैं। मैंने तो आप लोगों को ये सोच के वेद पढ़ाया था, क्योंकि अगर आप कल को शिक्षक बन जाएं, तो अगर आप पढ़ाने लगे तो कल को आप ये बात ना कहें कि साहब वेद तो हमने सुना ही नहीं, हमारे तो गुरुजी ने हमको वेद तो पढ़ाया नहीं, हमें तो मालूम नहीं, हमने तो आज आज हम पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं। तो उसमें जो है गुरु की बेइज्जती होती है, तो इसलिए मैंने आपको अवगत कराया। लेकिन चूंकि वो टफ बन रहा है, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर सपोज वेदा ऐसा होता कि उसके ऑपोजिट वाला वेद दे रहा होता तो हम कंटिन्यू कर दे लेते, लेकिन वो तो सूर्य के केस में अपोजिट वाला दे रहा है। सिर्फ सूर्य का केस ऐसा है कि वेद जो है ऑपोजिट वाला हाउस, 7th हाउस दे रहा है, लेकिन बाकी में तो ऐसा है नहीं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए सब्जेक्ट जो है आम स्टूडेंट्स के लिए टफ हो जाता है। लेकिन जो खास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कल का जो विषय है वो कपल्ड विद दी नोट्स उनके लिए काफी हो। भाई आपको नोट्स मैंने इसलिए नहीं भेजे थे क्योंकि पूरा नहीं हुआ था गोचर। आज गोचर हमारा पूरा हो जाएगा तो आज के वीडियो के साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें वेद के बारे में तो जिक्र है ही है, उतनी नॉलेज आपके लिए काफी है। जो आम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वेद को ना समझना भी अपने आप में काफी है। अब जैसे कहने का मतलब है सुनील जी भी वेद को नहीं मानते या तो वेद को नहीं यूज करते। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो वेद को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वो वेद को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कहते हैं ना वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, इट इज वाइज टू बी फॉली। अंग्रेजी की कहावत है वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर आपको कोई चीज नहीं मालूम, वो आपको ब्लिसफुल लग रही है, तो फिर वाइज टू बी फॉली, मतलब फिर आपको बहुत विद्वता दिखाने की आवश्यकता नहीं है जितना नहीं, हमारे लिए। वो तो गुरु जी ठीक है, लेकिन ज्ञान होना तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, तो ज्ञान होने के लिए मैंने आपको कल का ज्ञान दे दिया ना, और उसके बाद आप लोगों ने मुझे ज्ञान दे दिया व्हाट्सएप पे कि टफ है। नहीं, हमने तो गुरु जी बताओ, सर आप टफ टफ आपने जो इसलिए बोला लिखा था कि उसको मैं झूठ लगा रहा हूँ कैसे, तो लगता है उसमें सब जगह वो वेदा लग जाता है। आ, झूठ कैसे बोल रहे हैं नहीं, जो आपकी बात बात को। बात वो नहीं है, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। आप समझिए ना कि अगर वेदा इतना, अगर किसी एक पैटर्न पे चल रहा होता वेदा, अगर उसका हम्म, एक पैटर्न होता जो कि ये समझ का पैटर्न होता, जैसे सूर्य के केस में पैटर्न उसका समझदारी समझ का पैटर्न है कि जहां हम्म, पे सूर्य गोचर कर रहा है 3, 6, 10, 11, वहां के ऑपोजिट में 7th हाउस में बैठा हुआ ग्रह उसको वेद दे रहा है, उसका हम्म, पुत्र को छोड़ के शनि को। तो एक पैटर्न हो गया, लेकिन वो पैटर्न आगे कोई भी ग्रह फॉलो नहीं कर रहा हम्म, है। इवन चंद्रमा जो है प्रथम भाव का जो वेद चंद्रमा को मिल रहा है, वो आप जानते हैं कि पंचम भाव से मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जो वेद है मतलब वो, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे चंद्रमा का फर्स्ट हाउस का जो वेद है वो पंचम से मिल रहा है, 7th हाउस का वेद उसको मिल रहा है 2nd हाउस से। तो क्योंकि यूनिफॉर्मिटी एक पैटर्न नहीं वो शो कर रहा है, तो वो हम्म, सिर्फ याद करने वाली चीज हो। जहाँ पैटर्न हम्म। नहीं होता वहां याद करना पड़ता है, तो वो टफ हो जाता है। तो इसलिए हमने वेद को रोक दिया। नहीं, फिर लेकिन जो गुरु जी जैसा आपने बताया था, हम भी ऐसे ही कर लेंगे कि एक टेबल बना के रख लेंगे, हम्म, और उसको भाई रोजाना गोचर की तरह पढ़ लेंगे कि भाई आज का गोचर ये है, भाई इसका भेद ये है, इसका भेद ये है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। मैं भी सामने एक टेबल रखता हूँ, आपको भी टेबल रखनी तो टेबल होगी, बना लेंगे, क्योंकि वो या फिर अपने रूम के आप अंदर ही प्रदीप साहब आप समझ गए लॉजिक क्या है कि वो वेद को क्यों ड्रॉप किया गया है, बिकॉज एवरीबॉडी इज ये नॉट सर, इन ये सर, अलाइनमेंट। मैंने हाँ, मैंने सब कल अपने कुंडली पे ये लगाया तो सब जगह वो वेद लग रहे थे तो मैंने छोड़ दिया। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वेद जो है लाजमी है लगाना। जो सही बात स्टूडेंट सर। बहुत सीरियस हैं और जो स्टूडेंट जो है एस्पायर कर रहे हैं कि कल को पुस्तक लिखें, या जो स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं कि कल को हम शिक्षक बने, उनको वेद का जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अगर ये हाथ खड़ा करके बोल दे कि हमें गुरुजी ने नहीं पढ़ाया, तो ये नहीं मेरे पढ़ाया। लिए बहुत बहुत मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। इसलिए मैंने वो पढ़ा दिया कल आपको। अब मैं नहीं बस आपको आज वो पढ़ा रहा हूं जो कि नॉर्मली 99.9% एस्ट्रोलॉजर्स यूज कर रहे वही सर, सब लौट पे पहुंच गया ना अब। हम लोग सब लौट के बाद सब लौट पे पहुंच गए। हैं। हाँ,
तो कहने का मतलब है, चूंकि हम जो है हम चाहते हैं कि पूरी क्लास के लोग जो है इस बात को समझ जाएं कि भाई 99.9% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो वेदा को नहीं जानते या नहीं अप्लाई करते, तब भी उनका काम चल रहा है। वो उस गोचर को देखते हैं, बस शुभ गोचर को। तो चलिए हम शनि पे आते हैं। शनि का जो शुभ गोचर है, अगर थर्ड हाउस का होता है तो मैंने आपको बताया कि उसका प्रमोशन हो जाता है या उसका राइज होता है स्टेटस में सोसाइटी के अंदर। अगर वो छठे भाव से शनि जब गोचर करते हैं तो ऐसा आदमी अपने शत्रुओं पे शत्रुओं विजय पर प्राप्त करता विजय है। पात्र है। ऐसा आदमी अगर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है तो उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो उसके राइवल्स एंड कॉम्पिटिटर्स परास्त होते हैं, यानी वो विजयी होता है। अगर उसका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें उसको विजय प्राप्त होती है। शनि जिस समय 11th हाउस से गोचर करता है तो आदमी को बहुत धन धान्य की प्राप्ति होती है, उसको वेल्थ के को एक्वायर करने का बनता है, और उसको बहुत तरीके से, वेरिड तरीके से उसको कंफर्ट्स मिलते हैं जिंदगी के अंदर। उसको हर वो सुख सुविधाएं जिनके बारे में सोच रहा होता है, वो सुख सुविधाएं उसको प्राप्त होती है। राहु का जो गोचर है वो शनि के गोचर की तरह से है, 3, 6, 11 का। राहु जिस समय थर्ड हाउस से गोचर करता है तो आदमी को बड़े तरीकों से प्लेजर्स मिलते हैं जिंदगी के अंदर। जो क्षणिक प्लेजर होते हैं वो उसे कई तरह के प्लेजर उसको प्राप्त होते हैं। जैसे प्लेजर प्राप्त होने का मतलब है, जैसे टीवी में अच्छी मूवी देख ली, और मूवी थिएटर में जाके मूवी देख ली, कहीं रेस्टोरेंट्स में चले गए खाने पीने के लिए, कहीं घूमने के लिए चले गए, गोवा चले गए, कहीं और चले गए, तो इस तरीके से उसको वेरिड प्लेजर्स मिलते हैं। राहु का जो छठे भाव का गोचर होता है वो आदमी को कंफर्ट्स देता है यानी उसको सुख सुविधाएं और आराम मिलता है। कहने का मतलब अगर जिस ऑफिस में वो काम कर रहा है उस ऑफिस में उसको अच्छा रूम अलॉट हो जाएगा, एसी वाला रूम अलॉट हो जाएगा, उसको बड़ी चेयर अलॉट हो जाएगी, उसको बैठने की स्थितियां अच्छी मिल जाएंगी, उसको कोई पीए मिल जाएगा, उसको काम करने वाले मातहत मिल जाएंगे, घर के अंदर उसको कुक मिल जाएगा, घर के अंदर मेड सर्वेंट मिल जाएगा। तो वेरिड तरीके से उसको कंफर्ट्स मिलते हैं। राहु का जो 11th हाउस का गोचर होता है वो आदमी के भाग्य की वृद्धि करता है, यानी आदमी को भाग्यशाली बनाता है। उसका भाग्य जो है वो मैनीफोल्ड बढ़ता है और वो लकी कहलाता है। हाँ नेहा बोलो। सर मैं ये कह रही थी कि जैसा आपने बताया कि शनि मतलब 2.5 साल का होता है, तो 2.5 साल का पूरा अवधि होने पे तो फिर वो जो पोजीशन ओहदा प्राप्त होता है, क्या वो फिर चला जाता है? नहीं, इसमें ज्योतिष का एक नियम है, म्यूट कर लो। हाँ, ज्योतिष का एक नियम है कि कोई घटना होने के बाद में, वो घटना होने के बाद में घटना ऐसे रिवर्स नहीं होती जब तक कि कोई दूसरा ग्रह नहीं आता। यानी कहने का मतलब है, सपोज किसी किसी का अभी जैसे मेरे जो जान पहचान की एक लेडी हैं, उनके भाई की डेथ हो गई। अब एक दशा के अंदर उनके भाई की डेथ हुई है, तो तुम्हारे कहने के हिसाब से वो दशा हट जाएगी तो भाई जिंदा हो जाएगा? हाँ कह रही हो, फिर तो यूं ही ला रही हो। ये आप क्या कहना चाह रहे हो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई घटना होने के बाद में तुम ये कहना चाह रही हो कि दशा दशा चेंज होने के बाद या गोचर चेंज होने के बाद घटना रिवर्स हो जाती है क्या? मतलब एक आदमी का प्रमोशन हुआ तो जिस समय वो गोचर खत्म हुआ, 2.5 साल का गोचर, तो क्या वो डिमोट हो जाएगा? मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी वाइफ के ब्रदर की डेथ हो गई है, तो अभी एक दशा चल रही है, गोचर चल रहा है। जब वो दशा गोचर हट जाएगी तो क्या वो भाई जिंदा हो जाएगा? और तुम बोल रही थी हाँ, यूं बोलते हैं। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब है कि जो ज्योतिष के अंदर कोई घटना हो जाती है तो वो घटना रोलिंग में कंटिन्यू करती है जब तक कि कोई बहुत एडवर्स दशा नहीं आती, जब तक कि कोई बहुत नुकसान वाली दशा नहीं आती। अगर कोई सस्पेंशन की दशा आ जाएगी तो फिर सस्पेंड हो जाएगी, डिसमिसल की दशा आ जाएगी तो डिसमिस हो जाएगी, लेकिन वो बहुत खराब दशा होनी चाहिए और खराब गोचर होना चाहिए, तब ऐसी घटना होगी। ऐसे इस तरीके से नहीं होता, एक घटना होने के बाद वो घटना कंटिन्यू करता है। सर? जैसे हमने आज का गोचर देखा, ऐसे हम फ्यूचर का गोचर भी देख सकते हैं, जैसे 3 महीने बाद या 4 महीने बाद हाँ आगे बिल्कुल का। देख सकते हो, 4 महीने बाद की डेट डाल के गोचर बना लो। अच्छा, ऐसे बन जाता है। जैसे डेट आज की जो हमने डेट डाली है वो 3 नवंबर की डाली है,
तुम जो है 3 अप्रैल की डाल लो 2023, तो 3 अप्रैल 2023 का जो गोचर निकल जाएगा, वो पोस्ट कर सकते हो। तुम्हारा बेबी होने वाला है तो उस समय का गोचर निकालना चाहो तो अभी तुमको 4 महीने हुए हैं, चौथा महीना चल रहा है, हैं? 6 मंथ चल रहा है। 6 मंथ चल रहा है तुम्हारा, तो 6 महीने चल रहा है और तुम जो है तुम बहुत स्लो हो, मतलब यहाँ हमारी क्लास में तो तुम बहुत स्लो हो, तो 9 मंथ्स के बदले तुम 10 महीने में डिलीवरी करोगी, तो 4 महीने बाद का गोचर बना लो। सर इसमें जैसे गुरु की दशा चल रही है और शुक्र की अंतरदशा, तो कई लोग बोलते हैं ना कि पुत्री होगी, तो कोई बात नहीं, कोई उनका बात टेस्ट नहीं। उनका हम टेस्ट एंड ट्रायल हो जाएगा। हम तो चाहते हैं, क्योंकि मेरा तो बेटा है ऑलरेडी। पुत्री पुत्री खराब होती है क्या? चाहते हैं हम लोग। तुम भी तो किसी की पुत्री हो, पुत्रियां तो अच्छी होती हैं। सर पुत्री चाहते हैं, मेरा ऑलरेडी एक बेटा है। बहुत अच्छी बात है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ। नहीं तो ये होम प्रोडक्शन की बात है, अगर पुत्र भी हो जाए तो फिर प्रोडक्शन आ जाएगा। ये तो होम प्रोडक्शन है, फिर पुत्री के लिए ट्राई कर सकते हो। पुत्र नहीं चाहते, हैं? पुत्र नहीं चाहिए। ठीक है, शक्ल से तो नहीं लगती तुम माँ हो। ये लो, कॉम्प्लीमेंट मिल गया तुमको। तो 8 साल का बेटा है मेरा। बताओ, मतलब ये जो है ना, ये ब्यूटी पार्लर से ऐसा बेड़ा गर्क किया हुआ है, ब्यूटी पार्लर से ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि पता ही नहीं चलता। सर ये अंदर की मासूमियत होती है, इसलिए ब्यूटी पार्लर कुछ नहीं है। चलो अच्छा, आगे का पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद जो है, जो नियम है, वो नियम हमें ये समझने हैं कि जिस समय कोई भी प्लैनेट अपने बेनिफिक हाउस में से गोचर कर रहा है, जैसे सूर्य के बेनिफिक हाउसेस के गोचर हैं 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, अगर उसमें गोचरी जो प्लैनेट है अगर नीच की राशि के ऊपर से गोचर करेगा या अपने शत्रु की राशि के ऊपर से गोचर करेगा, तो गोचर का जो असर होगा वो 50% शुभ गोचर का असर रह जाएगा। और यहीं पे अगर वो जब गोचरी प्लैनेट शुभ गोचर कर रहा होगा और अपनी उच्च की राशि से या अपनी मित्र की राशि से गोचर करेगा या स्वराशि से गोचर करेगा, उसका इफेक्ट डबल हो जाएगा। तो दूसरा नियम यह है तो पापी ग्रहों का जिस समय गोचर होता है, वो पापी ग्रहों का गोचर जब पापी ग्रहों के ऊपर से ही होता है तो उस समय खराब परिणाम आते हैं। जैसे शनि राहु के ऊपर से गोचर करे, या शनि शनि के ऊपर से गोचर करे, या शनि मंगल के ऊपर से गोचर करे, शनि सूर्य के ऊपर से गोचर करे, मतलब जिस समय पापी ग्रह पापी ग्रहों के ऊपर से गोचर करते हैं उस समय जो परिणाम होते हैं वो खराब होते हैं। ये एक जनरल लॉ है गोचर का। गोचरी ग्रह पापी ग्रह जिस समय पापी ग्रहों के ऊपर से गोचर करते हैं उस समय उसका परिणाम खराब होता है। इसके बाद 3rd नियम है, तीसरा नियम यह है कि सूर्य और मंगल जिस समय गोचर करते हैं तो शुरू के 10 डिग्री के अंदर अपना परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। 30 डिग्री की राशि है, जैसे ही वो राशि के अंदर एंटर करते हैं और उनका शुभ गोचर चल रहा है, जैसे सूर्य का मंगल का दोनों का शुभ गोचर है 3rd हाउस का, वो 3rd हाउस से सपोज गोचर कर रहे हैं नेटल चंद्रमा से काउंट करके, मतलब राशिगत चंद्रमा से काउंट करके, तो जिस समय वो पहले 10 डिग्री के अंदर होंगे उसी में वो शुभ परिणाम दे देंगे। गुरु और शुक्र जिस समय शुभ गोचर करते हैं उस समय वो बीच के 10 डिग्री यानी 20 डिग्री, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में शुभ परिणाम देंगे। गुरु और शुक्र बीच के 10 डिग्री, 30 डिग्री की राशि है, सूर्य मंगल तो फर्स्ट 10 डिग्री में ही पूर्ण परिणाम दे देंगे। जो गुरु और शुक्र हैं वो बीच के 10 डिग्री यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में शुभ परिणाम पूर्ण रूप से दे देंगे। चंद्रमा और शनि है वो लास्ट के 30 डिग्री यानी 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में जिस समय गोचर करते हैं उस समय पूर्ण परिणाम देते हैं। और
चंद्रमा और क्या हुआ था और नेक्स्ट? चंद्रमा और शनि, चंद्रमा और शनि लास्ट के 10 डिग्री में परिणाम देते हैं, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। अब बचे बुध और राहु। बुध और राहु थ्रू आउट दी राशि परिणाम देते हैं, यानी 0 डिग्री की राशि से लेकर 30 डिग्री की राशि के बीच में बुध और राहु जिस समय गोचर करते हैं उस समय पूर्ण परिणाम देते हैं। जगदीश जी पूरा तो कल लिखाया था, वो दोबारा क्यों लिख रहे हो आप? सब पूरा लिखा हुआ है आपके पास। और सर तो एक भी शब्द भी चेंज नहीं कर रहे हैं, जो कल भी जो यूज किए थे वर्ड वही यूज कर रहे हैं। कोई नहीं है, रिपीट हो जाएगा। अरे वही तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने कल लिखा था वही पढ़ रहा हूँ। सर बिल्कुल वही जो कल लिखाया था बिल्कुल सेम लिखा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है उसका सर। एक कारण मैंने आपको बताया ना कि मैं जो है पॉइंट्स को बना के सामने चिपका लेता हूँ दीवार पे, ताकि कोई पॉइंट ना छूट जाए। तो वही तो सर मैं कह रहा हूँ, वही सेम सेम मुझे जो लिखाया था मेरे पास लिखा हुआ है, एक भी कोई भी सेंटेंस चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, चेंज करने की जरूरत क्या है, ये तो टेक्निकल नहीं बात। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ दोबारा क्यों लिख रहा है जगदीश जी, पूछ लेते हैं कि दोबारा कि क्या रह गया। अरे कल तो पूरा लिखा है इन्होंने। नहीं, वो कल ये कुछ इनका छूट गया था। अरे साहब आज का वीडियो पूरा साफ था। अच्छा, अब आप देखिए, तो वीडियो काम करने लग गया आप लोगों के, इसमें डाउनलोड करने के बाद काम करेगा। हाँ डाउनलोड करने के बाद ही काम करता था, हम लोग तो डाउनलोड ही करते हैं डायरेक्ट। प्रमोद मालपानी जी, आपने वीडियो डाउनलोड किया, काम कर रहा है? मैंने नहीं की। गुरुजी मैंने नहीं किया, हो नहीं सका मेरा, लेकिन वैसे चला नहीं। तो अब हो जाएगा। और प्रमोद मालपानी साहब का डाउनलोड होके चल दिया, चल चल पड़ा, आपका डाउनलोड होके चल पड़ा। जी सर। तो अब तो चलते चलते हिसार तक पहुंच गया होगा। लंबा था ना सर, 1.2 GB का था। गुरुजी मैं तो खुद वैसे हिसार जाया। अच्छा, गुड। अच्छा, इसके अलावा अब हम नक्षत्रास के ऊपर जो ट्रांजिट होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो ट्रांजिट जो है वो नक्षत्रास में जो मेलेफिक प्लैनेट्स का ट्रांजिट होता है वो 4 नक्षत्रों के ऊपर से काफी खराब माना जाता है। जैसे जिस समय जन्म नक्षत्र का मतलब है जो भी आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वही आपका जन्म नक्षत्र होता है। जैसे मेरा चंद्रमा स्वाति का है तो मेरा जन्म नक्षत्र क्या हुआ? राहु, यानी स्वाति। तो स्वाति नक्षत्र मेरा जन्म नक्षत्र हुआ। तो जन्म नक्षत्र के ऊपर से जिस समय मेलेफिक प्लैनेट्स का गोचर होता है या उसके त्रिकोणों में पड़ने वाले नक्षत्रों से होता है। उसके त्रिकोणों का मतलब क्या हुआ कि जन्म नक्षत्र, ये 15 नंबर का नक्षत्र जो स्वाति है, ये मेरा जन्म नक्षत्र है। तो इसके 5वें में पड़ने वाला यानी 20वां नक्षत्र वो, और वो राहु के ही पड़ेंगे। जो इसके त्रिकोणों के नक्षत्र हैं वो भी राहु के पड़ेंगे, 5वें और 9वें में पड़ने वाला नक्षत्र। जिस समय जन्म नक्षत्र और उसके त्रिकोणों के नक्षत्रों में पापी ग्रहों का गोचर होता है तो उसके अशुभ परिणाम दिखाई पड़ते हैं। ये लिख लीजिए। नेहा उतार नहीं रही और लिख नहीं रही हो, क्या बात है? थोड़ी प्रशंसा कर दी तुम्हारी, तुम तो बिल्कुल ही आसमान पे बिल्कुल सवार हो गई। नोट करो, नोट। तुमको सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इस समय तुम जो है एक फीस में 2 लोग पढ़ रहे हो। फीस दी है एक तुम पढ़ी हो और एक तुम्हारी बेटी पढ़ रही है। तुमको मालूम है ना, अभिमन्यु चक्रव्यूह का पूरा राज। सर आपको श्योर है कि बेटी होगी? अब तुम कह रही हो तो होगी बिल्कुल, आशीर्वाद तो ऐसे ही दूंगा। सर बस एक चीज बता दो सर मुझे कि बेटी होगी ना? हाँ होगी, सर सर मेरी बिल्कुल राशि। बिल्कुल बेटी होगी, और बेटा हो जाए तो उसकी पॉनी टेल बनाना। सर बेटा नहीं चाहिए सर, बेटी चाहिए। वैसा वैसा तुमको मालूम है कि नहीं, अभिमन्यु ने पूरा चक्रव्यूह भेदने का पूरा राज जो है वो माँ के गर्भ में सीखा था। तो ये तुम 2 लोग पढ़े हो, तुमने 2 डबल फीस देनी चाहिए। बेटी ने आते ही जो है सीधे कुंडली बनानी है सबकी। अच्छा, इसके अलावा जो है बर्थ नक्षत्र और उसके ट्राइनल नक्षत्र में जिस समय पापी ग्रहों का गोचर होता है तो ऐसा गोचर अशुभ परिणाम देता है। इसके अलावा कि जो त्रिकोण कैसे निकालेंगे, जरा त्रिकोण निकालने का तरीका और। त्रिकोण निकालने का तरीका बड़ा आसान होता है। जो आपका जन्म नक्षत्र है ना, जैसे मेरा स्वाति है, तो राहु के ही जो नक्षत्र होंगे
राहु का एक नक्षत्र है शतभिषा और एक राहु का नक्षत्र है, एक तो है अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा। एक आद्रा है, एक स्वाति है, एक शतभिषा है। तो ये त्रिकोणों के नक्षत्र होंगे। उसी ग्रह के जो तीसरे दोनों डिफरेंट नक्षत्रास हैं, वो नक्षत्रास त्रिकोणों में पड़ते हैं। जैसे किसी का पूर्वा फाग्नि है तो उसका एक नक्षत्र होगा भरणी, एक होगा पूर्वा फाग्नि, एक होगा पूर्वाषाढ़। समझ गए गुरु, थैंक यू जी। इसके अलावा जो वो बर्थ नक्षत्र से जो दसम नक्षत्र होता है उसे हम कहते हैं कर्म नक्षत्र। मतलब जैसे मेरा 15वां नक्षत्र है मेरा स्वाति, तो स्वाति से 10 नक्षत्र पर काउंट किए जाएं तो जो नक्षत्र मेरा आएगा 25वां, वो नक्षत्र कर्म नक्षत्र बनेगा। तो उसके ऊपर से जो गोचर करने वाला जो ग्रह होगा, देखिए आपको नक्षत्रास की टेबल आपको लिखनी होगी, उस टेबल में आप काउंट कर सकते हैं। जो नक्षत्रास की आप टेबल लिख लीजिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, पूर्वा फाग्नि, उत्तरा फाग्नि, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। आपने एक टेबल बना ली, उस टेबल में आप काउंट कर लीजिए जो आपका बर्थ नक्षत्र है, उस बर्थ नक्षत्र से 10वां जो नक्षत्र है, उस 10वें नक्षत्र में को कर्म नक्षत्र कहते हैं। उसके ऊपर से भी जब मेलेफिक प्लैनेट पापी ग्रहों का गोचर होता है तो उसके अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा एक अधम नक्षत्र होता है। अधम नक्षत्र 19th नक्षत्र फ्रॉम द बर्थ नक्षत्र माना जाता है। जन्म नक्षत्र से 19वां नक्षत्र जो होता है वो अधम बोलते हैं उसको। अधर्म से बना है या अधम। एक धर्म होता है, एक अधम होता है। अधम का मतलब होता है डाउनफॉल वाला नक्षत्र। जिस समय वो कर्म नक्षत्र के ऊपर से चलेगा या अधम नक्षत्र के ऊपर से चलेगा या जन्म नक्षत्र से चाइनल नक्षत्र से चलेगा, उसके त्रिकोणों के नक्षत्र से चलेगा तो अशुभ परिणाम देगा। अशुभ ग्रह, पापी ग्रह। आप ऐसे लिख लीजिए, पापी ग्रह जिस समय गोचर करता है, जन्म नक्षत्र, उसके त्रिकोणों के नक्षत्र, उसका 10वां नक्षत्र कर्म नक्षत्र और उसका 19वां नक्षत्र अधम नक्षत्र। लिख लिया आपने? 19वां नक्षत्र अधम नक्षत्र, वहां से काउंट करेंगे आप 19। जैसे मेरा 15वां नक्षत्र है तो 15वां 1 2 3 4 5 6 करके मैं 19 तक काउंट करूंगा। तो 19वां जो नक्षत्र होगा वो मेरा अधम नक्षत्र होगा। उस अधम नक्षत्र के ऊपर से भी जब पापी ग्रह का गोचर होता है तो वो अशुभ परिणाम देता है। इसके अलावा जन्म के बाद एक आता है विपत। आप लोगों को मालूम है जन्म नक्षत्र, जन्म संपद और विपद। जन्म संपद क्षेम विपत। जो नक्षत्रास है ना, जो 9 नक्षत्रास हैं वो है जन्म संपद विपत क्षेम। पहला होता है जन्म, दूसरा संपद, तीसरा विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अतिमित्र। ये 9 नक्षत्रास होते हैं। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध और उसके बाद मित्र और अतिमित्र। ये नोट कर लीजिए, जन्म, संपत, विपत, क्षेम। तो तीसरा नक्षत्र है विपत, जो विपत्तियां देता है। सर जो वध नक्षत्र है उसमें क्या मौत हो जाती है? इसमें वध में नहीं, ऐसा नहीं होता। वध का मतलब होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है जो भी आप काम कर रहे हैं। सपोज कोई आदमी जो है वो उसका काम कर रहा है, एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, तो उसका एक्सपोर्ट का काम बंद हो जाएगा। वध का मतलब होता है कि उसको स्टॉप कर देना। वध नक्षत्र जो है सिर्फ काम को स्टॉप कराता, मारता होता नहीं है। मृत्यु तुल्य कष्ट देता, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता। हाँ। तो आप लिख लीजिए, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक। साधक के बाद आया प्रत्यरी, साधक, वध। वध के बाद आया मित्र, अतिमित्र। तो अब तीसरे नंबर का जो तारा है, जो नक्षत्र है, वो है विपत। 5वें नंबर का तारा है प्रत्यरी और 7वें नंबर का तारा है वध। इन नक्षत्रों के ऊपर से जिस समय पापी ग्रह गोचर करते हैं तब भी खराब परिणाम होता है। जैसे आपका जो बर्थ है, जैसे मेरा स्वाति का है, तो मेरा पहला जो तारा हुआ, जन्म नक्षत्र हुआ। गुरुजी इसको फिर से बता दें, जन्म, संपद, विपद, इन तीनों में तो गेन होगा। एक मिनट, ये मैं नहीं पढ़ा रहा।
मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ उतना लिखिए आप, जो हमारे काम की चीज है उसको मैं बताऊंगा। आप लिखिए पहले जम, संपत, विपत, क्षेम। मैं आपको तारे नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको ये तारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दशा की क्लास में, डिविजनल क्लास में। वो नोट्स आप रेफर कर लीजिए, उनमें मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाए हुए हैं तारे। उस नोट्स में आप देख लीजिएगा, मेरे पुराने नोट्स में दशा के और डिजिटल चार्ट के जो कोर्सेज आप कर चुके हैं, उनमें मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में लिख चुका हूँ। जन्म, संपत, विपत, क्षेम। उसके बाद आ गया प्रत्यरी, साधक। प्रत्यरी, PRATYARY, प्रत्यरी, PRATY, प्रत्यरी, YARI, प्रत्यरी। प्रत्यरी के बाद साधक, साधक के बाद वध, वध के बाद मित्र, अति मित्र। 9 हो गए। तो जो आपका जो जन्म तारा है, जैसे मेरा स्वाति है का मतलब राहु हो गया, तो इसमें वही चलता है आचम, भोरा, वृषभ, बुकेशु। तो इसका मतलब राहु के बाद में मेरा नेक्स्ट तारा संपत तारा कौन सा हुआ? राहु के बाद कौन सा आता है? बृहस्पति। तो बृहस्पति मेरा संपत हो गया। और मेरा तीसरा तारा विपत तारा कौन सा हुआ? शनि। बृहस्पति के बाद क्या आता है? शनि आता है दशा में। आचम, भोरा, वृषभु। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु। उसका मतलब जो मेरा विपत तारा हुआ वो शनि। विपत तारा के बाद में जन्म, संपत, विपत, क्षेम। जो क्षेम तारा मेरा हुआ वो बुध। और क्षेम के बाद प्रत्यरी, प्रत्यरी मेरा हुआ केतु। प्रत्यरी के बाद में आया साधक, साधक मेरा हुआ शुक्र। और वध तारा मेरा क्या हुआ? शुक्र के बाद आया सूर्य, तो सूर्य मेरा वध तारा हो गया। और चंद्रमा मेरा मित्र तारा हुआ, और मंगल मेरा अति मित्र तारा हुआ। हाँ हाँ, बोलिए आप विशाल जी। ये गुरुजी ये निकलेगा कैसे, मतलब ये नक्षत्र? ये बड़ा आसान होता है। जो आपका नक्षत्र है ना, जो आपका जिस चंद्रमा आपका जिस नक्षत्र में बैठा है, वो तो जैसे सॉफ्टवेयर में वो आपको मालूम होगा, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र माना जाता है। और जो सीक्वेंस फॉलो होता है ना, दशा का सीक्वेंस फॉलो होता है। आदित्य की दशा पहले आती है, उसके बाद चंद्रमा की दशा आती है, फिर उसके बाद मंगल की दशा आती है, फिर राहु की दशा आती है, फिर बृहस्पति की दशा आती है, फिर शनि की दशा आती है, फिर बुध की दशा आती है, फिर केतु की दशा आती है, फिर शुक्र की दशा आती है, फिर सूर्य की दशा आती है, फिर चंद्र की दशा आती है, फिर मंगल की दशा। तो जो आपका जन्म नक्षत्र है, उस जन्म नक्षत्र की आपका चंद्रमा किस नक्षत्र का है? आप कुंडली में देखते हो ज्येष्ठा, तो बुध, बुध का हो गया। तो बुध आपका जन्म तारा हो गया। तो बुध के बाद में दशा आती है केतु की, तो जन्म संपत, संपत आपका केतु हो गया। क्षेम आपका हो गया केतु के बाद शुक्र। जन्म संपत, सॉरी, विपत हो गया आपका शुक्र। विपत के बाद क्षेम आता है। क्षेम आपका जो है शुक्र के बाद आया सूर्य, सूर्य आपका क्षेम हो गया। क्षेम के बाद प्रत्यरी आया चंद्रमा, चंद्रमा आपका प्रत्यरी तारा हो गया। चंद्रमा के बाद में साधक आया मंगल, मंगल आपका साधक तारा हो गया। मंगल के बाद में वध तारा आपका राहु हो गया, राहु आपका वध तारा है। मित्र तारा आपका राहु के बाद बृहस्पति आया, और शनि आपका अति मित्र हो गया। ये समझे आप? मतलब आपने एक वही लाइन तारा का लाइन लिखना होगा। वो वही आपको लाइन पूरा 9 के 9 आपको तारे लिखने होंगे। और जो दशा का पैटर्न है आचम, भोरा, वृषभ, बुकेशु, जैसा दशाएं निकलती हैं। आ का मतलब आदित्य, च का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के बाद में भू का मतलब भौम, मंगल, मंगल के बाद में राहु, राहु के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद में बुध, बुध के बाद में केतु, केतु के बाद में शुक्र। ये जो पैटर्न है आचम, भोरा, वृषभ, बुकेशु, इस पैटर्न को आपको लिखना होगा। तो जहां से आपका जन्म तारा शुरू हो रहा है उसके आगे का पैटर्न प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आपका ज्येष्ठा है तो आपने बुध लिखा, तो बुध के बाद में केतु आता है, तो केतु आपका संपत हो गया। विपत आपका जो है केतु के बाद आता है शुक्र, तो विपत हो गया। शुक्र के बाद में, विपत के बाद में क्षेम आया, तो क्षेम, जन्म, संपत, विपत, क्षेम। क्षेम आपका जो है शुक्र के बाद में सूर्य हो गया। क्षेम के बाद प्रत्यरी आया, प्रत्यरी आपका जो है
चंद्रमा के बाद में सॉरी बुध के बाद में केतु है, केतु के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में आपका सूर्य है, तो सूर्य के बाद में चंद्र है, चंद्र के बाद मंगल है, फिर राहु है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, ऐसे है। और गुरुजी ये जो बताए कि 5th और 9th हाउस, हाँ जैसे मरकरी का 3 नक्षत्र होगा तो 5th और 9th में बाकी 2 नक्षत्र होगा। हाँ, जो आपका हाँ, लेकिन 5th इसमें और कैसे 9th में जो समझ में होगा ना, आएगा? ऐसे समझ में आएगा कि आपको जो है ना नक्षत्रों की पूरी बेल्ट याद करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, जो पहला नक्षत्र होता है बुध का वो होता है अश्लेषा, दूसरा नक्षत्र होता है ज्येष्ठा और तीसरा नक्षत्र होता है रेवती। तो ये आपके ट्राइनल्स में पड़ेंगे, 9 हाउसेस में। जैसे आपका जन्म नक्षत्र जो पहले हाउस में पड़ गया ज्येष्ठा, तो इधर वाले में पड़ेगा रेवती पंचम में, और उधर वाले में पड़ेगा 9th हाउस में आपका फॉल करेगा अश्लेषा। भाई आपको बुध के 3 नक्षत्र याद करने होंगे ना, बुध के 3 नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। जब आपका लगन पे आ रहा है, बर्थ नक्षत्र आ रहा है, तो उसके ट्राइनल में पहला नक्षत्र रेवती पड़ेगा पंचम में, और नवम भाव में पड़ेगा अश्लेषा। ये सिंपल है। नहीं तो इसमें आप बताए ना कि अगर इसमें से कोई मेलेफिक प्लैनेट गोचर कर रहा है हाँ, तो खराब परिणाम देगा तो वो इन कैसे मालूम नक्षत्रों में पड़ेगा? से। इन नक्षत्रों से जब आप गोचर को देखते हैं ना, जब आप गोचर बनाते हैं आज का, तो हाँ, उस गोचर में नक्षत्र भी लिखे होते हैं। ये आप देखो, जो मैं आपको कुंडली मैंने आपको यहाँ पे शेयर की थी, इस कुंडली में आप देखना, इस कुंडली में ये आज का गोचर है। इस कुंडली में आप यहाँ देखिए, ये नक्षत्र लिखा है ना, सूर्य स्वाति के जब ऊपर बगल से, में लिखा हुआ जो नक्षत्र है। हाँ सूर्य स्वाति के ऊपर से निकल रहा है, चंद्रमा शतभिषा के ऊपर से निकल रहा है, हाँ मंगल हाँ, मृगशिरा के ऊपर से निकल रहा है, बुध स्वाति के ऊपर से निकल रहा है, गुरु उत्तरा भाद्रपद से ये निकल तो रहा है, शुक्र जन्म का विशाखा से नक्षत्र है ना गुरुजी? है। ये तो जन्म का है कि ये अभी गोचरी का नक्षत्र? गोचर है, आज का गोचर लिखा है। नहीं, ये जो नीचे दिखा नक्षत्र दिखा रहे हैं वो भी आज ही का है? आज ही का है वो, आज के गोचर का नक्षत्र अच्छा, इसमें सॉफ्टवेयर में वो निकालना होगा मतलब? है। आज का गोचर लिखना पड़ेगा आपको। नहीं, आज का गोचर तो मैंने निकाला हुआ, नक्षत्र का भी अलग आता होगा उसमें ये दिखा आ हुआ। रहा है ना, नक्षत्र का आ रहा है इसमें। आपका कौन सा हाँ, सॉफ्टवेयर है? यही पराशर लाइट ही है। हाँ, तो इधर आ रहा है ना, जहाँ बर्थ चार्ट लिखा है उसके नीचे हाँ नक्षत्र लिखा हुआ आ रहा है ना, तो आज हाँ, के नहीं गोचर का। मेरा में जो आ रहा है वो तो मतलब बर्थ का आ रहा है, इसको ठीक करना होगा मतलब इसको जोड़ ओहो, के। बर्थ का जो नक्षत्र है, आप समझे नहीं। आज का जो गोचर है ना, अभी कोई बच्चा अगर पैदा होता 3 नवंबर 2022 में 19:58 पे गुड़गांव के अंदर, तो उसकी यही बर्थ चार्ट तो बनता, और यही उसका जो है बर्थ चार्ट में उसका नक्षत्र बनता है। हाँ, लेकिन अगर हम अपना रेफरेंस लें तो मेरा तो इसमें जब मेरा बर्थ हुआ था उस समय का नक्षत्र दिखा रहा है तो। वो तो आपके, हम तो गोचर को पढ़ा रहे हैं ना, वो तो कुंडली आपकी है। उस हाँ, कुंडली पे आपको लिखना पड़ेगा कि भाई आपका एक नक्षत्र और एक बट एक नया बना लीजिए ना चार्ट आज का। आज का। अच्छा, समझ गया। मतलब बर्थ चार्ट के अलावा आपको आज का गोचर भी बनाना पड़ेगा, तब आप गोचर को रेड पेन से आप पोस्ट कर पाएंगे। जब आप गोचर को रेड पेन से पोस्ट करेंगे तो वहीं छोटा सा आप नक्षत्र भी लिख लीजिए उसके सामने, किस हम्म। नक्षत्र का है। जैसे मंगल के सामने रेड पेन से आप मृगशिरा लिख लीजिए। नहीं तो ये तो सॉफ्टवेयर में निकलता ही होगा, ऐसे भी आता ही होगा। निकलता है, लेकिन आपको स्टडी तो आपको उसी पे करना है ना, अपने चंद्र हाँ, लगन अच्छा की अच्छा, कुंडली पे। मैंने आप लोगों ठीक को है बताया ठीक ना, ब्लू पेन से आप चंद्र लगन की कुंडली बनाएंगे और रेड है। पेन से आप गोचर को पोस्ट करेंगे। जब आप रेड पेन से जो गोचर को पोस्ट कर रहे हैं, तो वहीं पे उसके सामने रेड पेन से ही आप मृगशिरा नक्षत्र लिख लीजिए ब्रैकेट में। तो बहरहाल जो अब हमने जो समझना है, जो इसमें क्या होता है, जो तीसरा जो नक्षत्र होता है वो होता है विपत, और 5वां नक्षत्र होता है इसके अंदर पत्तरी, और जो 7वां नक्षत्र होता है वध होता है। इन नक्षत्रों के ऊपर से भी जिस समय मेलेफिक प्लैनेट्स का गोचर होता है, तो वो गोचर खराब परिणाम देता है। इसके अलावा एक 22nd नक्षत्र भी होता है, जो बर्थ नक्षत्र से 22वां नक्षत्र आप काउंट करते हैं, उसे हम कहते हैं विनाश नक्षत्र, वैनाशक नक्षत्र, या विनाश का नक्षत्र। इसे लिखा जाता है वैनाशक या विनाश का नक्षत्र। ये आपके बर्थ नक्षत्र से काउंटेड 22nd नक्षत्र।
22वां नक्षत्र। वर्त नक्षत्र से काउंटेड 22वां नक्षत्र विनाश का नक्षत्र होता है, उसे हम कहते हैं वैनाशक नक्षत्र। अब प्रमोद मालपानी जी ने जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर ये है, वैनाशक नक्षत्र के ऊपर से मैलेफिक प्लैनेट का जब गोचर होता है तो वो व्यक्ति को मार सकता है। जो आप पूछ रहे थे ना वत तारे के ऊपर, वत तारा नहीं मारता, वत तारा मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, लेकिन जो विनाश का नक्षत्र होता है जिसे हम कहते हैं वैनाशक नक्षत्र, ये बर्थ नक्षत्र से 22वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के ऊपर से मेलेफिक प्लैनेट शनि, मंगल, राहु, ऐसे मेलेफिक प्लैनेट्स का जब गोचर होता है तो व्यक्ति को वो मृत्यु दे सकता है। लिख लीजिए, बर्थ नक्षत्र से 22वां नक्षत्र वैनाशक नक्षत्र कहलाता है, विनाश का नक्षत्र। ये आपको अपने बर्थ नक्षत्र से काउंट करना होगा। जैसे मुझे अगर वैनाशक नक्षत्र निकालना है तो 15वां मेरा नक्षत्र है स्वाति, तो 15 को 1 मानूंगा, ऐसे काउंट करता चला जाऊंगा 22 तक। इसके लिए मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा उसमें अश्विनी पे, अश्विनी भरणी करोड़। तो जो मेरा वैनाशक नक्षत्र होगा उस पे अगर उसके ऊपर से कभी शनि, मंगल, राहु का गोचर होगा तो उस समय पे मुझे केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर मुझे कोई भी परेशानी शारीरिक हो रही है तो मुझे तुरंत अस्पताल जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो वैनाशक नक्षत्र के ऊपर से जब वो गोचर कर रहा है मेलेफिक प्लैनेट तो वो किल कर सकता है। अब हम आते हैं शनि की 7.5 में। शनि की 7.5 गोचर को समझने का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि शनि की 7.5 जिस समय होती है उस समय लोगों को काफी तकलीफें होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि शनि की 7.5 किन लोगों को खराब प्रभाव नहीं देती। शनि की 7.5 खराब प्रभाव उनको नहीं देती जिनकी कुंडली में शनि उच्च के हैं या स्वग्रही हैं। लिख लीजिए, शनि की 7.5 उन लोगों को खराब प्रभाव नहीं देती जिनका शनि उच्च का है अथवा स्वग्रही है। शनि की 7.5 उनको खराब प्रभाव नहीं देती जिनका शुक्र का लग्न है या शनि का लग्न है, क्योंकि सर मुझे शुक्र के लग्नों में शनि योगाकारी होते हैं। शुक्र के लग्नों में शनि योगाकारी होते हैं। हाँ नेहा बोलो। सर ये जो लगन आप बता रहे हैं ये हमारा नेटल चार्ट से देखें या नवमांशा से देखें? नेटल चार्ट से देखेंगे, नेटल चार्ट के लगन की बात हो रही है। जो नेटल चार्ट का जो लगन है उस लगन कुंडली के अंदर में जिस समय शनि किसी की भी कुंडली में उच्च के होते हैं या स्वराशिस्त होते हैं, मकर राशि के हों या कुंभ राशि के हों, ऐसी स्थिति के अंदर शनि की 7.5 का कुप्रभाव उस व्यक्ति को नहीं मिलता, या उसका शुक्र का लगन हो तो शनि उसमें योगाकारी हो जाते हैं, तब भी उसको शनि की 7.5 का खराब प्रभाव नहीं मिलता। या तो सर मेरा कुंभ है तो कब मुझे तो मिलेगी नहीं। हाँ, आपको शनि की 7.5 का खराब प्रभाव नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो जो शनि के लग्न होते हैं, जैसे मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, ऐसी स्थिति में भी शनि की 7.5 का कुप्रभाव नहीं मिलता। शनि की 7.5 क्या होती है? नेटल चंद्रमा से जिस समय शनि द्वादश भाव में आते हैं, 12वें भाव में आते हैं, या लगन के ऊपर आते हैं, मतलब राशि के ऊपर आते हैं, या द्वितीय भाव में गोचर करते हैं, तो उस समय शनि का गोचर 2.5 साल का एक राशि पे होता है। तो जब शनि जिस जगह पे आपका चंद्रमा बैठा है जिस राशि में, उससे 12वें भाव में जब शनि गोचर करेंगे तो वो 2.5 साल वहां गोचर होगा, तो 2.5 साल वो हो गया। और शनि जिस समय उस चंद्रमा के ऊपर से आएंगे जो आपकी चंद्र राशि है, तो 2.5 साल और हो गए, तो हो गए 5 वर्ष। और जब शनि उसके द्वितीय भाव में आएंगे आपके चंद्रमा से, तो उसका मतलब 2.5 साल और जुड़ गए, तो 7.5 साल, यानी 5, 2, 7, 7.5। तो ये 7.5 साल का समय शनि के 7.5 का होता है। जब शनि आपके नेटल चंद्रमा के द्वादश भाव 12वें भाव से गोचर करते हैं तो आपको शनि की 7.5 का प्रारंभ होता है।
फिर जब वो आपके शनि जब आपके चंद्रमा की राशि के ऊपर आते हैं तो आपको इंटेंस शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। और जब शनि आपके द्वितीय भाव से गोचर करते हैं तो उतरती हुई शनि शनि की साढ़े साती चालू हो जाती है। जो बिगिनिंग ऑफ शनि की साढ़े साती है उसको चढ़ती हुई साढ़े साती कहते हैं। ये बहुत तकलीफें देती है। इससे ज्यादा तकलीफें मिलती हैं जिस समय शनि राशि के ऊपर से आते हैं, यानी चंद्रमा के ऊपर से आते हैं। और जिस समय उतरते हुए शनि की साढ़े साती होती है वो संबंधों के लिए खराब होती है लेकिन धन के लिए अच्छी होती है। उस समय आपके जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्ते होते हैं दोस्तों से, पति से, पत्नी से, उन रिश्तों में तो खलल पड़ता है, नुकसान होता है। बच्चे जो है फॉरेन में पढ़ने चले जाते हैं तो रिश्तों का बिखराव हो जाता है शनि की उतरती हुई साढ़े साती में। लेकिन धन की हानि नहीं होती, धन धान्य की समृद्धि होती है। शनि जो है, शनि की साढ़े साती 30 वर्ष में आती है एक बार। तो एक व्यक्ति के जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साती मैक्सिमम आ सकती है, क्योंकि शनि जो है 2.5 साल एक राशि में रहते हैं तो 12 राशियों को पार करने में उनको 30 वर्ष लगता है। तो शनि की जो साढ़े साती होती है वो शनि की साढ़े साती में अगर जन्म हुआ होता है किसी व्यक्ति का तो उसको जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साती आ जाएगी। 3 बार से ज्यादा नहीं आती, क्योंकि 3 बार शनि की साढ़े साती आएगी तो 90 वर्ष की आयु होगी। पहली बार उसको 4 बार भी आदमी को पड़ सकती है वैसे तो। जब जैसे बचपन में उसको शनि की साढ़े साती में उसका जन्म हुआ, 30 वर्ष की आयु में उसको दूसरी शनि की साढ़े साती आई, 60 वर्ष की आयु में उसको तीसरी शनि की साढ़े साती आई, 90 वर्ष की आयु में चौथी शनि की साढ़े साती आई। तो इवन 4 बार भी आ सकती है अगर वो शनि की साढ़े साती में ही उसका जन्म हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कुंडली में आपको लगेगा, दिखेगा कि जो उसकी राशि है चंद्रमा, उसके 12वें भाव में शनि बैठा है, या उस चंद्रमा के 7 में शनि बैठा है, या चंद्रमा के द्वितीय भाव में शनि बैठा है। तो उसका मतलब इस व्यक्ति का जन्म शनि की साढ़े साती में हुआ है। तो उसके जीवन में अगर वो 90 वर्ष की आयु प्राप्त करता है तो उसके जीवन में 4 बार शनि की साढ़े साती आ सकती है। एक तो जन्म काल के समय, फिर 30 वर्ष की आयु में, फिर 60 वर्ष की आयु में, फिर 90 वर्ष की आयु में, तो 4 बार हो गए। वैसे अमूमन आम आदमियों की हॉरोस्कोप में जिनमें की व्यक्ति का शनि की साढ़े साती में जन्म नहीं होता है उन लोगों की लाइफ में 3 शनि की साढ़े साती मैक्सिमम आती है। शनि की साढ़े साती किन लोगों को ज्यादा फायदा करती है? जो तेली का काम करते हैं, तेल का जो काम करते हैं, पेट्रोलियम का काम करते हैं, पॉलिटिकल पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो शनि की साढ़े साती का वेट करते हैं। उनको शनि की साढ़े साती के दौरान बहुत फायदे होते हैं। जो भी मिनरल्स का, मेटल्स का, मेटलर्जिकल काम करते हैं, या जो लोग खनन का काम करते हैं, कोयले का काम करते हैं, खदानों का काम करते हैं, और जो लोग जो जिनके पास खान होती है, जो मिनरल्स मेटल्स का मेटलर्जिकल काम करते हैं, जिनके पास खान होती हैं, उनके जो तेल का काम करते हैं, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे एडिबल ऑयल हो, खाने पीने वाला तेल हो, सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, जो तेलों का काम करते हैं, और जो लोग जो हैं पॉलिटिक्स में होते हैं, इन सबका शनि की साढ़े साती में राइज होता है। इनके जीवन के अंदर शनि की साढ़े साती अच्छे फल लाती है, क्योंकि पॉलिटिक्स के बड़े ओहदों पे आने के लिए मिनरल्स, मेटल्स और माइनिंग का काम और पेट्रोलियम का काम शनि, अच्छे शनि वाले ही कर पाते हैं। इनके केस में ये लोग शनि की साढ़े साती का वेट करते हैं और शनि की साढ़े साती में इन लोगों को अच्छे फल मिलते हैं। आज का कोर्स यहाँ समाप्त हुआ। आपका पूरा गोचर मैंने आपको समझा दिया है। बाकी एक बात जो लास्ट में आपको बता सकता हूँ वो है कि सामुदायिक अष्टक वर्ग के अंदर अगर शनि का गोचर हो रहा हो, शनि की साढ़े साती का, और शनि जो आपके चंद्रमा के द्वादश भाव में है, वहां पे अष्टक वर्ग के अगर 28 बिंदु है तो उसका होता है शनि की साढ़े साती का अच्छा प्रभाव मिलेगा। अगर वो शनि जो है चंद्रमा के ऊपर से निकल रहा है, वहां पे 28 बिंदु है, ज्यादा है, तो आपको शनि का अच्छा प्रभाव मिलेगा। यहाँ पे जिस समय वो चंद्रमा के द्वितीय भाव में जा रहा है, उतरता हुआ शनि की साढ़े साती है, वहाँ 28 या उससे ज्यादा बिंदु है सामुदायिक अष्टक वर्ग में,
तो आपको शनि की साढ़ेसाती का अच्छा प्रभाव मिलेगा। अगर बिंदु अगर 21 से कम है, चाहे वो द्वादश भाव में हो या लगन पे हो या द्वितीय भाव में हो, तो इसमें आपको खराब प्रभाव मिलेंगे। अब कल की क्लास में हम सामुदायिक अष्टक वर्ग के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वो मैं देख रहा था कोर्स मटेरियल में है। तो कल हमारी सिंगल क्लास होगी सामुदायिक अष्टक वर्ग की, और ये क्लास हमारी 32वीं होगी। आज की क्लास हमारी 31वीं है, जहां तक मुझे लगता है सर आप में आप प्रैक्टिस करवाएंगे? कोर्स कंप्लीट करने के बाद। आप लोगों को क्लास 30 में भेज चुका हूँ। क्लास 31 आज की होगी, क्लास 32 कल की होगी। उसमें मैं आपको सामुदायिक अष्टक वर्ग पढ़ा दूंगा। उसके बाद 1-2 क्लासेस आप लोगों को प्रैक्टिस की हो जाएगी। तो अगर आप देखना चाहें तो मैंने अपनी कुंडली खोली है, मैं आपको गोचर दिखा सकता हूँ उस दिन का जिस दिन मेरा दिखा दिए सर एक बार। विवाह हुआ था। हाँ गुरुजी दिखा दीजिए। और एक ये जो आपने ये 9 का जो सीक्वेंस बताया था ना, इनका भी वो थोड़ी सर सी वो हो जाए कि भाई पता लग जाए। क्या 9 का सीक्वेंस? ये जन्म, संपद, विपद, अरे ये सब ये मैं साधक, नहीं वध, पढ़ाऊंगा। ये आप ना, आप मेरी दशा की क्लास का नोट्स देख लीजिएगा। ये जन्म, संपद, विपद, क्षेम, जो ये तारे हैं ना, तारों का कोर्स जो है कम से कम जगदीश ने साहब, ये कोर्स जो है कम से कम 4 क्लासेस का कोर्स। ये कोर्स इसमें नहीं है, और ये बहुत बड़ा कोर्स है। ये जो ऐसा क्यों माना जाता है इन सब के ऊपर, बहुत काफी बड़ा ये कोर्स है। ये नक्षत्रों से संबंधित है। कभी नक्षत्रों की क्लास अगर चली, उसमें अगर ये 9 नक्षत्रों के प्रभात भी, वैसे मैंने जिस समय आप लोगों को दशा का कोर्स और डिविजनल चार्ट का कोर्स कराया था, उस समय मैंने आप लोगों को बड़े विस्तार में ये नव तारे बताए थे। आप अपने पुराने नोट्स अगर आपने उसके बनाए हुए हैं, तो नोट्स आप उसको देख लीजिए, और वो आप उसमें भी डाल दीजिए, ग्रुप में भी। ये गुरुजी आपको याद हो कौन सी क्लास में था ये? अरे नहीं, मुझे तो ये कैसे याद हो जाएगा, मुझे अरे याद नहीं। जगदीश जी, हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं? वो तो पढ़ा रहे हैं। मैं आप मेरा दशा के ना पहले शुरू के ही आप 4 देखेंगे ना, 4 नोट्स, उसी 4-5 नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा नवतारा। गुरुजी ये शनि का इफेक्ट, शनि का साढ़े साथी का इफेक्ट बच्चों लोग को भी होता है? कोई का हाँ, मतलब सभी ये, सभी को होता है, सभी को होता है। तो और ये बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है शनि की साढ़ेसाती में। उनका क्लास में मन नहीं लगता, उनको ह्यूमिलिएशन होता है, उनको फुटबॉल खेलते हुए चोट लग जाती है, क्रिकेट खेलते हुए चोट लग जाती है। इसमें उनको जॉइंटिस हो जाता है, डेंगू हो जाता है, दूसरी बीमारियां हो जाती है। शनि की साढ़ेसाती जो है रोग देने वाली होती है, और बहुत तकलीफ देने वाली होती है। जैसे उनके पास में कोई घड़ी है, मोबाइल है, कोई चीज है, तो बच्चों का वो चीज खो जाता है, उनको चोरी हो जाता है। बच्चों को जो है बुलिंग कर देते हैं, बड़े बच्चे उनकी पिटाई कर देते हैं। ऐसी घटनाएं उनके साथ में होती है। सर जो साढ़े साथी का प्रभाव है एक जैसा रहता है? जैसे 12वें घर में आए तो पूरे 30 डिग्री एक साथ एक जैसा रहेगा? एक जैसा नहीं रहेगा वो जो है उस पर डिपेंड करता है। शनि का जो प्रभाव होता है, वो शनि की साढ़ेसाती का जो प्रभाव होता है, वो अष्टक वर्ग के बिंदुओं पे आधारित होता है। उसमें कक्षा का कॉन्सेप्ट एक होता है, वो मैं कल की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। उसके अंदर वो एक राशि के अंदर 8 कक्षाओं से निकलता है। सबसे पहली कक्षा है शनि की, फिर गुरु की, उसके बाद मंगल की, फिर सूर्य की, शुक्र की, शुक्र के बाद बुध की, बुध के बाद चंद्रमा की, चंद्रमा के बाद में लगन की कक्षा। तो 8 कक्षाओं से निकलता है। तो जिस कक्षा के अंदर में वो जा रहा होता है, उस कक्षा के लॉर्ड से अगर वो फ्रेंडली होता है, तो उतना प्रभाव अच्छा देता है। और गोचर को समझने का जो आसान तरीका होता है, वो सामुदायिक अष्टक वर्ग में कक्षा का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको कल की क्लास में समझा दूंगा। गुरुजी ये सेकंड मतलब एक एज के बाद सेकंड साढ़े साथी है, थर्ड साढ़े साथी है, तो उसका हाँ, सेम इम्पैक्ट होता है कि मतलब? इसमें कहते हैं जो थर्ड यानी कि साढ़ेसाती होती है ना, वो मृत्यु कारक होती है। जो हाँ। पहली और दूसरी शनि की साढ़ेसाती, पहली शनि की साढ़ेसाती वो शारीरिक कष्ट देने वाली होती है। दूसरी शनि की साढ़ेसाती हेल्थ का मेल्ट डाउन करती है, फाइनेंशियल काफी मेल्ट डाउन करती है। यानी आदमी की चोरी चुकारी ये सब होती है, और उसको धन की हानि होती है, नौकरी छूटती है। इसी शनि की साढ़ेसाती में उसकी मृत्यु तुल्य उसको कष्ट मिलते हैं, उसका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, ऑपरेशन होते हैं, और डेथ होने के चांस होते हैं। चलिए, मैं आपको अब हाथ नीचे कर लीजिए आप, मैं आपको कुंडली दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो गोचर है
ये गोचर मेरा, ये मेरी कुंडली है जिसमें कि तुला की राशि है। तो गोचर जब आप देखते हैं तो जैसे मेरी तुला राशि है, तो जो गोचर बनेगा वो इस राशि से ही बनेगा। अब इस राशि से ही गोचर को स्टडी किया जाता है, मतलब तुला राशि को लग्नवत करके। अब आप ये गोचर को देखिए, जैसे तुला राशि को मैंने लग्नवत किया है, तो मेरा जो लग्नेश है, मंगल उस समय राशि के ऊपर से निकल रहा है। लग्नेश मेरा मंगल है कुंडली के अंदर, जो कि राशि के ऊपर से निकल रहा है। और शनि का जो गोचर मैंने आपको बताया था, स्लो मूविंग प्लैनेट्स का गोचर दिखा देता है। शनि का गोचर जो है मेरे यहाँ पे चंद्रमा है तुला राशि में, वहां से थर्ड का गोचर है। थर्ड में शनि और शुक्र का गोचर चल रहा है। तो आप जानते हैं कि जो शनि का गोचर होता है, तीसरा गोचर, वो शुभ परिणाम देता है। जब शनि तीसरे भाव से गोचर कर रहा है, उस समय वो मेरा नेटल शनि जो है, वो नेटल शनि के ऊपर से निकल रहा है। ये आप मेरी कुंडली में देखिए कि 9 नंबर में मेरा शनि और गुरु बैठे हैं। तो शनि का जो गोचर है वो अपने शनि के ऊपर से निकल रहा है। और उसके अलावा जो शुक्र है वो भी शनि के ऊपर से और गुरु के ऊपर से निकल रहे हैं। तो आपने ये जैसे देख लिया। इसके अलावा आपको मालूम है जो शुक्र के गोचर होते हैं, वो छठे हाउस का, 7वें हाउस का, 10वें हाउस का जो गोचर है खराब होता है, बाकी गोचर अच्छे होते हैं। तो शुक्र का गोचर भी अच्छा है, थर्ड हाउस का। आपको मैंने बताया था ना, शुक्र के जो गोचर होते हैं 6, 7 और 10 के खराब होते हैं, लेकिन थर्ड हाउस का गोचर अच्छा होता है, बाकी सभी हाउसेस के अच्छे होते हैं। बुध का मैंने आपको बताया था कि सेकंड हाउस से गोचर कर रहा है। हाउस नंबर 1 पे चंद्रमा है, तो इसका होता है सेकंड हाउस से बुध गोचर कर रहे हैं, तो ये भी गोचर अच्छा माना जाता है। तो सूर्य का गोचर अच्छा नहीं, लेकिन बुध का अच्छा है। चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं, चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं है। चंद्रमा का जो गोचर होता है 3, 6, 10, 11 और 1, 7 का होता है। तो चंद्रमा और बुध के तो गोचर अच्छे नहीं है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे 10वें भाव के स्वामी है और बुध यहाँ पे 12th हाउस के स्वामी है। लेकिन जो शनि का जो गोचर, शनि के ऊपर से और शुक्र का गोचर है, शुक्र जो है वो लगन के भाव के स्वामी है, तो इनका गोचर अच्छा है। दूसरा, गुरु का गोचर देखें, वो 3 नंबर से गोचर कर रहे हैं गुरु। गुरु, ये देखिए ये गोचर है, 3 नंबर से गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब 3 नंबर का मतलब बुध के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। और वो वहां से गोचर करते हुए गुरु यहाँ पे मेरे बैठे हुए गुरु को देख रहे हैं, तो ये डबल ट्रांजिट हो जाता है। शनि का जो गोचर है वो शनि के ऊपर से है, जो कि 9वें भाव में है लगन कुंडली से, और तृतीय भाव में है चंद्र कुंडली से। और गुरु जो है वो 9th हाउस से उसको एस्पेक्ट दे रहे हैं। इसका जो एस्पेक्ट है वो लगन पे भी है गुरु का एस्पेक्ट, और गुरु का एस्पेक्ट जो है थर्ड हाउस पे भी है, और गुरु का एस्पेक्ट 5th हाउस पे भी है। तो ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स के जो गोचर होते हैं, इनको देखा जाता है, तो ये गोचर अच्छे हैं। बाकी आप अपने घर में कुंडली बना के और गोचर 29 नवंबर 1989 का बना के आप स्टडी कर लीजिएगा। कल हम अष्टक वर्ग के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कल आप लोग क्लास में रहिएगा फुल स्ट्रेंथ में, जो कि एक क्लास के अंदर में आपको सारा सामुदायिक अष्टक वर्ग फिनिश किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।